हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक्सप्लेन करने वाले एक नया मंगवा जिसका नाम है द थंडर गॉड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें दिखाया जाता है एक आदमी अपनी हाथ में तलवार लिए खड़े होता है और उसके सामने एक बंदा मरा पड़ा हुआ होता है। वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा जख्मी होता है। वो कह रहा होता है मैं इससे लड़ते लड़ते काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो गया हूँ, अब मेरा हाथ काम करना भी बंद हो गया है, और उसके हाथ में उसकी तलवार भी छूट जाती है। फिर आगे वो बंदा वहाँ से जाने लगता है और कहता है मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि बाकी सब डिमंस यहाँ आ जाए। लेकिन वो वहाँ से जल्दी निकल ही रहा होता है कि वहाँ पे कोई आ जाता है। जैसे ही वो बंदा वहाँ पे आता है, उस बंदे को सेंस हो जाता है कि वहाँ पे कोई आ गया है, और वो जल्दी से पीछे मुड़ के देखता है कि कौन है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो हमें दिखाया जाता है उसको चारों तरफ से काफ़ी सारे लोगों ने घेर लिया होता है। आगे उन सब में से एक पर्पल कपड़े वाला बंदा उस जख्मी बंदे की तरफ बढ़ते हुए कहता है मुझे इस लड़ाई को देख के पता चल गया कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी सातों रीजन्स और सातों हेवनली रैंकर्स पे रूल करे, और यही कारण है कि आज तुम्हें यहीं मरना होगा, आज तुम यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा पाओगे। ये सब सुन के वो जख्मी बंदा हंसते हुए कहता है बस इस छोटी सी चीज़ के लिए तुमने मुझे धोखा दे दिया। ये सब सुन के उस पर्पल वाले को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। कहता तुम अपनी बकवास बंद करो और तुम इसकी चिंता मत करो, तुम मेरे हाथों से मर के काफ़ी ज़्यादा ऑनर फील करोगे। ये सब सुन के उस जख्मी बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। कहता है तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हें इसकी कीमत ज़रूर चुकानी होगी। यही कहने के साथ वो बंदा अपनी एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्किल एक्टिवेट करने लगता है। कहता है द थंडर गॉड। यही कहने के साथ हमें दिखाया जाता है उस बंदे के शरीर से काफ़ी ज़्यादा ठंडर निकल रही होती है। उस ठंडर की एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा तलवारें बनने लगती हैं। वो सारी तलवारें उस सारे बंदों पे जाकर अटैक करती है। वो अपनी शील्ड बना के उस अटैक को रोक रहे होते हैं। उन्हें वो अटैक रोकने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है, क्योंकि वो अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। हमें उस पर्पल कपड़े वाले बंदे को दिखाया जाता है जो बड़ी मुश्किल से उस अटैक को रोक रहा होता है, और कह रहा होता है ये बास्टर्ड लास्ट मिनट में मरने के टाइम इतना रजिस्ट क्यों कर रहा है, ये आखिरकार मरने ही वाला है कैसे न कैसे करके। फिर वो जख्मी बंदा अपने शरीर से और भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी निकालने लगता है और कहता है तुमने मुझे मारने का प्लान किया तो तुम्हें इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए था पहले से ही। उस बंदे ने जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी अपने हाथ में जमा की होती है वो सारी इलेक्ट्रिसिटी सामने वाले बंदों पे छोड़ देता है। लेकिन जैसे ही वो इतनी सारी एनर्जी यूज़ करता है उसके अटैक का उस पर ही उल्टा असर हो जाता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकल आता है। आगे हमें दिखाया था उसके सीने पे एक होल हो गया होता है। वो सीने को होल को पकड़ते हुए कह रहा होता है मेरी बॉडी अभी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैं इतनी ज़्यादा एनर्जी को हैंडल कर सकूं, और मेरी सारी मेरिडियंस भी उस अटैक की वजह से पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, अब मैं पूरी तरह से क्रिपल हो चुका हूँ। आगे वो बंदा उन सबके सामने ही अपने घुटनों पर आ जाता है। वो सोचता है क्या मेरा यही अंत है, क्या आज मैं यही मरूंगा। यही कहते कहते वो बंदा धीरे धीरे करके मरने लगता है। लेकिन तभी उसके दिमाग में आवाज़ आती है तुम्हें भगवान के द्वारा चुन लिया गया है, इसलिए अब तुम तैयार हो जाओ अपनी 9th लाइफ के लिए। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है। उस घर के अंदर एक लड़का और एक लड़की बेड पे बिना कपड़ों के सोए हुए होते हैं। मैं आप सबको कुछ बातें बता दूं, ये जो बंदा बेड पे सोया हुआ है उसकी बॉडी में वही जख्मी बंदा रिकार्नेशन हुआ है, वो हमारा मेन कैरेक्टर था। आगे वो बंदा घबरा के उठ जाता है और हाँपते हुए कहता है क्या दूसरी लाइफ के लिए तैयार हो जाऊं। आगे वो बंदा अपने आप को देखते हुए कह रहा होता है क्या मैं मरा नहीं, मुझे जितना याद है मैं पिछली बार मर चुका था। फिर वो लड़की भी जाग जाती है। वो लड़की कहती है गोंग क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा। लेकिन गोंग तो उसकी बात बिल्कुल सुन ही रहा होता है, वो अपने अंदर ही खोया हुआ होता है। वो कहता है क्या मैं अपने प्रीवियस लाइफ में वापस आ गया हूँ। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि उसके सर में अचानक दर्द होने लगता है। वो कहता है मेरा सर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से दर्द कर रहा है। आगे वो अपना सर पकड़े हुए अपने मन में सोच रहा होता है अभी मैं प्रेजेंट लाइफ की मेमोरी याद कर सकता हूँ, अभी मैं सिर्फ 30 साल का ही हूँ पिछले लाइफ से। फिर वो अपना कपड़ा पहनते हुए सोच रहा होता है मैं अपनी पिछली लाइफ में 100 साल का था, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है, ये तब की बात कर रहा है जब ये जख्मी था। फिर वो अचानक कुछ सोच के गुस्सा हो जाता है। कहता है इसका मतलब सारे बास्टर्ड भी अभी तक जिंदा होंगे, मैं उन सबसे बदला जरूर लूँगा उन्होंने जो मेरे साथ किया है। गोंग थोड़ा सा आगे बढ़ता है कि उसके शरीर में पेन होने लगता है। वो कहता है मैं बस थोड़ा सा मूव किया और मेरे शरीर में इतने ज़्यादा पेन होने लगा। गोंग को ऐसे पेन में देख के वो लड़की जल्दी से गोंग के पास आती कहती है गोंग क्या तुम ठीक हो। लेकिन गोंग तो अपने मन में सोचा होता है क्या मेरी बॉडी कंडीशन इतनी ज़्यादा सीरियस है कि मेरे थोड़ा सा मूव करने में मेरी बॉडी इतना ज़्यादा पेन कर रहा है। आगे गोंग अपनी बॉडी को देखते हुए कह रहा है क्या इसका असली ओनर सिर्फ मरने का ही वेट कर रहा था, इसकी बॉडी में एक ऐसा घाव है जो किसी भी तरह ठीक नहीं किया जा सकता है। फिर गोंग पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे बहुत सारी अल्कोहल की बोतल गिरी होती है। वो अपने मन में सोचता है ये सब देख के लगता है कि ये बंदा अपनी जख्म की वजह से कल्टीवेशन नहीं कर पाता था, इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल पीने लगा था। क्या इस लाइफ में मैं इतना ज़्यादा पैथेटिक हूँ। यही सोचते सोचते गोंग उस होटल के बाहर आ जाता है। अपने मन में सोच जाता है अगर तुमने अपनी ज़िंदगी में गिव अप कर दिया तो तुम्हारी लाइफ वहीं ख़त्म हो जाएगी। आगे गोंग अपना सर पकड़ लेता है और कहता है लेकिन ये बंदा कितना ज़्यादा अल्कोहल पीता था, मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। और पीछे से वो लड़की कह रही थी दोबारा ज़रूर आना। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हमें जियोन गुन स्वॉर्ड मैनर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे ग्यूंग एंटर करता है तो वहाँ पे काम करने वाले सारे लोग उसको देख के कहते हैं यहाँ पे यंग लोग क्यों आए हैं,
ये यहाँ पे क्या करने के लिए आया है। इस लाइफ में ग्योंग की रिपोर्टेशन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए सारे लोग उसको देख के खुश नहीं होते हैं। आगे वो सभी लोग ग्योंग को देख कर अजीब सा मुंह बनाने लगते हैं और आपस में बात करने लगते हैं, जो हमारे किसी काम का नहीं है, इसलिए मैं इसे स्किप करने वाला हूँ। ग्योंग भी उन्हें ऐसा करते हुए नोटिस कर लेता है। आगे गोंग जैसे उनके पास से जाने लगता है, वो गोंग को ग्रीट करते हैं और गोंग को इज्जत देने लगते हैं, लेकिन उस मन ही मन गोंग को गाली दे रहे होते हैं। फिर गोंग भी ये सब नोटिस करता है, अपने मन में सोचता है ये सारे लोग मुझे ऐसे पैथेटिक वाली नज़र से क्यों देख रहे हैं। इसका सेंस भी बनता है, ये रियल बॉडी का ओनर काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल का एडिक्टिक था, इसकी वजह से इस सारे लोग के सामने इसकी इज्जत काफ़ी ज़्यादा डाउन है। फिर गोंग एक लड़की को कहता है कि मैं अपने रूम में अकेला रहने वाला हूँ कुछ टाइम तक, इसलिए किसी को भी मेरे रूम में एंटर मत करने देना। वो लड़की कहती है यस यंग लॉर्ड। आगे गोंग अपने रूम में एंटर करते हुए कहता है लेकिन मैं इस पैथेटिक लाइफ को जीना नहीं चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ को बदल के रहूँगा। फिर गोंग अंदर जाके कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और अपने मन में सोचता है मुझे जो 9th लाइफ मिली है मैं इसे वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं पहले इसकी बॉडी को हील करने की कोशिश करता हूँ। फिर गोंग कल्टीवेशन कर रहा होता है, अपने मन में सोच रहा है मैं दोबारा से सब कुछ स्टार्ट करूँगा और उन सब लोग से मैं अपना बदला लूँगा। फिर हमें दिखाया जाता है वो मेडिटेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसके चेस्ट से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकल रही थी। वो सोच रहा होता है मुझे मेडिटेट करके मेरी पिछली लाइफ की थोड़ी सी पावर मुझे हासिल करनी होगी। फिर आगे कहता है हो गया, बस मुझे इसकी फर्स्ट ब्लॉक एयर वेंस को ब्रेक थ्रू करना होगा। अगर मैं इस बॉडी की फर्स्ट ब्लॉक एयर वेंस को ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो गया तो मैं इस बॉडी को पूरी तरह से हील कर पाऊंगा। वो ब्रेक थ्रू करते करते उसके मुंह से खून आने लगता है। इस बॉडी का प्रीवियस ओनर काफ़ी ज़्यादा पागल था, इसकी बॉडी का वेंस इतना ज़्यादा कैसे ख़राब हो सकता है। आगे गोंग इसके प्रीवियस ओनर की बॉडी से कहता है मुझे पता है तुमने अपनी पूरी कोशिश की होगी, इसलिए चिंता मत करो, मेरे पास मेरी 8 लाइफ की नॉलेज है जिसकी वजह से मैं इस बॉडी को पूरी तरह से हील कर दूंगा और मैं तुम्हें इतना ज़्यादा ताकतवर बना दूंगा कि कोई भी तुम्हारा डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा। मुझे याद है किस तरह इंटरनल इंजरी को ठीक किया जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो बच्चा गोंग के घर के बाहर आ जाता है और उस नौकरानी से पूछता है क्या ये बात सच है कि गोंग आज यहाँ पे आया हुआ है। ये सुन के वो नौकरानी उसको बताती है हाँ ये बात सच है, वो कम से कम आधे घंटे पहले यहाँ पे आए हैं और जब से आए हैं वो अपने कमरे में ही बंद हैं। ये सुन के उस बच्चे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो नौकरानी से कहता है अगर वो पहले ही यहाँ पे आ चुका था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। ये सुन के वो नौकरानी डरते हुए कहती है यंग लॉर्ड ने ही मुझे मना किया था कि जब तक मैं ना कहूँ किसी को मेरे कमरे के अंदर आने मत देना। फिर गोंग का छोटा भाई गोंग के दरवाजे पे जाता है और उसके दरवाजे पे हाथ मारते हुए कहता है प्लीज़ ब्रदर अपना दरवाज़ा खोलिए, मुझे आपसे मिलना है। ऐसे उसको दरवाज़ा पीटते हुए देख के वो नौकरानी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, उसको रोकने की कोशिश करती है कि आप ऐसे दरवाज़ा मत पीटिए, यंग लॉर्ड ने ऐसे करने से मना किया है। लेकिन वो तो उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके गोंग से कह रहा होता है ब्रदर प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, मुझे विश्वास है कि आपकी बॉडी को हील किया जा सकता है। लेकिन गोंग तो अंदर मेडिटेट करते हुए अपने बॉडी को हील कर रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है छोटे भाई मैं भी दरवाज़ा नहीं खोल सकता हूँ, अगर मैं अपना फोकस कुछ देर के लिए भी हटाता हूँ तो इसका परिणाम मुझे काफ़ी ज़्यादा भारी भुगतना पड़ सकता है। लेकिन गोंग का छोटा भाई तो बाहर से चिल्ला ही जा रहा होता है, बोल रहा होता है ब्रदर प्लीज़ गिव अप मत कीजिए, आप भरोसा रखिए आपकी बॉडी ज़रूर हील हो जाएगी। इसको ऐसा लग रहा होता है कि गोंग डिप्रेशन में आके अपने आप को दरवाजे के अंदर बंद कर लिया है। आगे गोंग अपने मन में सोच रहा होता है एक ऐसा छोटा भाई जो अपने भाई की इतनी ज़्यादा फिक्र कर रहा हो, मैं इस चीज़ को गिव अप नहीं कर सकता हूँ, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं छोटे से कारण की वजह से नहीं मर सकता हूँ, मैं इतने अच्छे छोटे भाई को कैसे खो सकता हूँ जो अपने बड़े भाई की इतनी ज़्यादा फिक्र करता हो। इसलिए मुझे इस चीज़ में सक्सेसफुल होना ही होगा, चाहे इसमें कितना ही ज़्यादा खतरा क्यों ना हो, मुझे करना ही होगा। यही कहने के साथ वो अपने ब्लॉक वेंस को धीरे धीरे करके खोलने लगता है। वो कहता है मैं इसे खोलने के लिए अपने रिवाइवल थंडर गॉड का यूज़ करूँगा। उसको अपने ब्लॉक वेंस को खोलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है, उसके मुंह से खून तक आ जाता है। वो कह रहा होता है फोकस, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे पता है मैं ये कर सकता हूँ। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है गोंग के रूम से काफ़ी ज़्यादा रोशनी निकलने लगती है, जिसकी वजह से गोंग का छोटा भाई और नौकरानी काफ़ी ज़्यादा पीछे धकेले जाते हैं। फिर जैसे वो सारी रोशनी ख़त्म होती है, गोंग का छोटा भाई सामने की तरफ देख के कहता है ये सारी रोशनी, इतनी सारी रोशनी मेरे भाई के कमरे से कैसे आई। यही सोचने के साथ जल्दी वो गोंग के कमरे में जाता है और गोंग से पूछता है ब्रदर तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। अगले सीन में हमें दिखाया था गोंग सामने की तरफ बैठा हुआ था और कहता है मुँह क्या ये तुम हो। अब हमें इस छोटे से लड़के का नाम पता चल गया मुँह, अब इसको हम मुँह ही बुलाएंगे। फिर आगे से मुँह कहता है हाँ ब्रदर ये मैं ही हूँ। आगे गोंग कहता है छोटे भाई तुम्हें देखे हुए काफ़ी लंबा समय हो गया, तुम कैसे हो। गोंग को ठीक देख के मुँह की आंखों में आंसू आ जाता है। वो कहता है ब्रदर। फिर आगे गोंग मुँह से कहता है ब्रदर बहुत लंबा समय हो गया ना, चलो हम साथ में लंच करते हैं, ऐसे भी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हमें गोंग और मुँह को एक जगह बैठे हुए दिखाया जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है मुँह गोंग को देख के
काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है, जिसे देख के गोंग मुँह से पूछ लेता है, तुम इतने ज़्यादा मुस्कुरा क्यों रहे हो? ये सुन के मुँह से कहता है, मैं इतने ज़्यादा स्माइल कर रहा हूँ क्योंकि मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि तुम पूरी तरह से बदल गए हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है तुम अब अपनी लाइफ में वापस आ गए हो, इसलिए मैं आज इतना ज़्यादा खुश हूँ। आगे मुँह अचानक सीरियस हो जाता है और कहता है, ब्रदर क्या तुम्हारा QI रिटर्न आ गया है? ये सुन के गोंग मुँह से कहता है, मुँह QI को फिक्स करना इतना आसान नहीं है, ये तो बस अभी शुरुआत है। मेरी QI वापस आने की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए तुम्हें इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुन के मुँह उदास हो जाता है और कहता है, ठीक है ब्रदर, मैं समझ गया, मैं इसके बारे में इतने आगे तक नहीं सोचूंगा। आगे गोंग अपनी चेयर से खड़े होते हुए कह रहा होता है, हालांकि मेरे QI वापस आने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं तुमसे एक वादा करूंगा कि आज से और अभी से मैं तुम्हें कभी भी निराश नहीं होने दूंगा। मैं कभी भी तुम्हें नीचा नहीं दिखाने दूंगा किसी को भी। ये सुन के मुँह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, कहता है, थैंक यू ब्रदर, मैं आपसे बस इतना ही चाहता हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहें। फिर हमारा सीन चेंज हो जाता है, हमें मुँह को उसके कमरे में दिखाया जाता है, जो बैठ के मेडिटेट कर रहा होता है। मेडिटेट करते करते वो सोच रहा होता है, मैंने आज मुँह से इस बॉडी के असली ओनर के बारे में काफ़ी सारे बातें सुनी। जब इस बॉडी के असली ओनर ने अपनी मार्शल आर्ट की काबिलियत को खो दिया था, तब इसके लिए यहाँ पे रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। आगे गोंग अपने माइंड में तब की बातें याद कर रहा होता है जब मुँह उसको सारी बातें बता रहा होता है। आगे मुँह गोंग से बता रहा होता है, जब से आप ऐसी हालत में आए हैं, फर्स्ट अंकल अपनी ताकत दिन पर दिन और बढ़ाए जा रहे हैं। अंकल हर टाइम बैक ग्योन हाउस अपने अंडर लाना चाह रहे हैं और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे फादर को जब से ओनर की पोजीशन के लिए अनाउंसमेंट की जा रही है, तब से अंकल अपने बेटे को फैमिली हेड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे मुँह उदास होते हुए कह रहा होता है, अब अंकल समुद्री पायरेट्स को अपने काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमारा सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे गोंग अपनी मेडिटेशन से खड़ा हो जाता है और कहता है, अगर उसने समुद्री पायरेट्स को अपने वश में कर लिया तो फादर पक्का अपने फैमिली हेड की पोजीशन को खो देंगे। आगे वो अपनी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करते हुए सोच रहा होता है, अगर मैंने भी आराम किया तो मैं भी अपनी यंग लॉर्ड की पोजीशन को खो दूंगा, इसलिए पहले मुझे बैक क्यू मून के अंदर अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा और अपनी पावर को बढ़ाना होगा। अभी के लिए इतनी प्रैक्टिस काफ़ी होगी, अभी के लिए कम से कम मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है, गोंग सामने की तरफ एक तलवार रखा हुआ देखता है, जिसे वो अपने हाथ में पकड़ते हुए सोच रहा है, मैंने 9 लाइफ जी है, लेकिन एक चीज़ अभी तक नहीं बदली है, मैं जब भी अपनी तलवार को हाथ में पकड़ता हूँ तो मेरी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है, गोंग कपड़ा वपड़ा पहन के अपने घर से बाहर आते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, मैं बहुत टाइम बाद अब अपने शॉट की प्रैक्टिस करूँगा। फिर हमारा सीन चेंज हो गया, हमें एक आदमी को सीन दिखाया जाता है, जो एक आदमी को रिपोर्ट कर रहा होता है कि यंग लॉर्ड पिछले 1 महीने से अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है वो अपने जख्मी QI को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे हमें दिखाया जाए, वो बंदा जिसको रिपोर्ट कर रहा था वो क्योंग का फादर होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, क्योंग की QI को ठीक करना इतना आसान नहीं है। आगे वो सोच रहा होता है, मैं कभी भी उसके क्यू को ठीक नहीं करना चाहता था, मैं हमेशा यही चाहता था कि वो बस स्वस्थ रहे। वो ये सोच ही रहा होता है कि उसको सामने की तरफ कुछ नोटिस होता है। वो कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रेनिंग ग्राउंड में कोई है। फिर वो आगे जल्दी वहाँ से कूद के ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ जाने लगता है। वो ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुँचता है तो सामने की तरफ किसी को ट्रेनिंग करते हुए देखता है। हमें दिखाया तो वो कोई और नहीं, क्यूआंग होता है, जो अपने स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर क्यूआंग भी वहाँ नोटिस कर लेता है कि वहाँ पर कोई आया है। वो जैसे ही देखता है उसका फादर है तो वो अपने फादर को ग्रीट करता है और कहता है, फादर आप कैसे हैं। उसके फादर तो ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि वो फ्लोट की प्रैक्टिस कर रहा है, उसका QI हील हो चुका है। वो कहते हैं, मैं तो ठीक हूँ पर तुम कैसे हो। फिर वो जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेते हुए कहते हैं, मेरे सन क्या तुमने अपना QI हील कर लिया। ये सुन के क्यूआंग कहता है, हाँ फादर, मैंने अपना QI हील कर लिया है, अब मैं पूरी तरह से अपने QI को यूज़ कर सकता हूँ और मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। ये सुन के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। कहते हैं, तुमने कौन से टेक्निक की प्रैक्टिस की, 1 मंथ के अंदर ना ही तुमने अपने QI को हील किया बल्कि उसे इंक्रीज़ भी किया है। ये सुन के क्यूआंग अपने फादर से कहता है, फादर अभी तक ऐसा बहुत कुछ हुआ है जो मैंने आपको नहीं बताया है, लेकिन अब आप वापस आ गए हैं तो ऐसा बहुत कुछ है जो मुझे आपको बताना है। आगे कॉन्ग अपने फादर से कहता है, फादर मैं भी बैंक शो जाना चाहता हूँ। ये सुन के उसके फादर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास बात करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फिर हमारा सीन जो होता है, हमें एक शिप का सीन दिखाया जाता है। आगे हमें उस शिप के अंदर कॉन्ग और मुँह को दिखाया जाता है, जो आपस में बात कर रहे होते हैं। कॉन्ग कह रहा होता है, बहुत लंबा समय हो गया ऐसे ओशन में एंजॉय किए हुए। ये सुन के मुँह कहता है, हाँ अब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपनी सारी चिंताओं से दूर हो गया हूँ। आगे मुँह कहता है, ये अच्छा होगा कि हम अगर शिप पे ही रहें। ये सुन के क्योंग हंसते हुए कहता है,
क्या तुम्हें फर्स्ट अंकल के द्वारा हमला कराने जाने का डर है? ये सुन के मुँह कहता है ऑफ कोर्स नहीं, मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ और मैं बेक्सुगुन का हूँ, मैं क्यों डरूंगा इस सारी चीज़ों से। आगे कॉन्ग कह रहा होता है यहाँ का वातावरण कितना ज़्यादा अनयूजुअल है, मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। फिर अचानक गोंग को कुछ फील होता है, वो अपने भाई से कहता है मुँह ध्यान से। फिर हमें गोंग को दिखाया जाता है जो सामने की तरफ किसी चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है। फिर हमें सामने की तरफ दिखाया जाता है, वहाँ पे 2 शिप आपस में लड़ रहे होते हैं। फिर गोंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहता है ये पायरेट के शिप हैं। फिर क्योंग अपने शिप पे सारे लोगों से चिल्ला के कहता है जल्दी से हमारे शिप को उनके शिप के पास लेके जाओ, हेरोम्बेंग सिविलियंस को चोट पहुंचा रहा है। हेरोम्बेंग शायद उन पायरेट्स का नाम है। फिर हमें उन सिविलियंस के शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पायरेट्स ने पूरा कत्लेआम मचा के रखा हुआ होता है, वो जगह जगह लोगों को मार रहे होते हैं। फिर हमें उन पायरेट्स का सीन दिखाया जाता है जो सिविलियंस की तरफ बढ़ते हुए कह रहे होते हैं इस चीज़ को देखो और अपने दिमाग में बैठा लो, हेरोम्बेंग से तुम्हें डरना है। फिर उनमें से दूसरा पायरेट कहता है इन सबको मार दो और जितनी भी चीज़ें हैं सब लूट लो। ये सब मुँह और क्योंग दूर से खड़े अपने शिप से देख रहे होते हैं। ये देख के मुँह बहुत गुस्से में कहता है वो कम से कम 50 लोग होंगे, उनकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की और ऐसे करने की। ये सुन के क्यों कहता है उन्हें क्या लगता है वो यहाँ पे ऐसे लूट मचा के भाग सकते हैं, उनमें से कोई भी यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा आज। ये कहने के साथ ही क्यों अपनी शिप से कूद के उस पायरेट की शिप की तरफ जाने लगता है। ये देख के मुँह कहता है ब्रदर तुम अकेले जाओगे, वहाँ अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। ये सुन के क्यों कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये अकेले कर सकता हूँ। यही कहने के साथ वो अपनी लाइटनिंग पावर का यूज़ करके बहुत ही तेज़ी से वो पायरेट की शिप की तरफ बढ़ने लगता है और जाते हुए अपने मन में सोचा होता है मैं उन किसी भी बास्टर्ड को यहाँ से जिंदा जाने नहीं दूंगा, मैं उन सबको यहीं पे मार दूंगा। फिर हमें एक आदमी का सीन दिखाया जाता है जो एक पायरेट से खुद की जान बख्शने के लिए उससे भीख मांग रहा होता है और चिल्ला रहा होता है कोई तो मुझे बचाओ, कोई तो मेरी आके मदद करो। फिर हमें उस पायरेट का सीन दिखाया जाता है जो उस बंदे पे हंसते हुए अटैक कर रहा होता है, बोलता है तुम आज यहीं पे मरोगे। लेकिन हमें अगले सीन में दिखाया जाता है किसी ने उस पायरेट का गला ही काट दिया होता है। हमें दिखाया जाता है कोई और नहीं क्योंग होता है जो उस बंदे का गला काट के बड़े स्टाइल में उस शिप पे लैंड करता है। फिर हमें दूसरे पायरेट्स का सीन दिखाया जाता है जो उस बंदे की चिल्लाने की आवाज़ सुन लेते हैं, कहते हैं ये आवाज़ कैसी थी। उनमें से एक पायरेट क्योंग को देख लेता है और कहता है ये लड़का कौन है, ये बोट पे कब आया, मुझे सेंस तक नहीं हुआ ये बोट पे कब आया। मुझे लगता है ये कोई आम सा लड़का नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है ये कोई भी हो, ये अकेला है। फिर वो अपने सारे साथियों से कहता है इसके ऊपर अटैक करो। फिर वो सारे बैंडिट्स क्योंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। ये देखकर क्योंग अपनी तलवार आगे करता है और कहता है तुम में से आज कोई भी यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाने वाला है। ये कहने के साथ ही वो अपनी जगह से बहुत तेजी से कूदता है और उन बैंडिट्स की तरफ बढ़ने लगता है। क्योंग जल्दी से एक बैंडिट के सीने पे अटैक करता है और उसे वहीं पे मार देता है। फिर वो दूसरे बैंडिट के सीने में अपनी तलवार घुसा देता है और वो बैंडिट भी वहीं मर जाता है। फिर वो तीसरे बैंडिट को बीच में से काट देता है। ये देख के बाकी सारे बैंडिट्स काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। वो कहते हैं ये लड़का आखिरकार है कौन, ये इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे है, ये एक एक स्लैश में एक एक बंदे को मारे जा रहा है। वे लुटेरे ये सब कह ही रहे होते हैं कि उनके पीछे एक बंदा जाता है। वो कहता है वेल यहाँ पे कोई इंटरेस्टिंग का अपेयर हुआ है, मुझे देखने दो ये लड़का है कौन आखिर और इसकी पावर है कितनी, मुझे इसको टेस्ट करना है। फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो सब कह रहा होता है, वो सारे वो लुटेरों का कमांडर होता है। उनमें से कहता है कमांडर आप यहाँ पे नहीं लड़ सकते, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। वो उसे कहता है यूजलेस मेरे सामने सटो, मुझे उससे लड़ना है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है वो बैंडिट्स का कमांडर वो क्योंग के सामने आ जाता है और क्योंग से कहता है ये यंग लड़के जो उस तलवार का सही से यूज़ कर सकता है, तुम आखिरकार हो कौन। ये सुन के क्योंग अजीब सा मुँह बना लेता है और उसको कोई जवाब नहीं देता है। क्योंग को ऐसे खामोश देख के उस बैंडिट को काफ़ी सा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है तुम कितने ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन दुर्भाग्य से तुम आज मुझसे लड़ रहे हो जिसे वाइट शार्क कहते हैं, आज तुम मेरे हाथों से ज़रूर मरोगे। वो कमांडर आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही क्योंग अपनी तलवार लेके उसके गले पे अटैक कर देता है, जिसे वो कमांडर देख तक नहीं पाता है, उसे पता तक नहीं चलता है उसके ऊपर अटैक कब हो गया। और अगले ही सीन में उसका गला कट जाता है और वो वहीं पे मर जाता है। इतना भाषण देने का क्या फ़ायदा, वो तो एक पल में मर गया साला। अपने कमांडर को इतनी आसानी से मरते हुए देख के वो बाकी बैंडिट्स और भी ज़्यादा डर जाते हैं। वो कहते हैं हमारे कमांडर एक झटके में मर गए, ये बच्चा आखिरकार है कौन, इसने हमारे कमांडर को इतनी जल्दी मार दिया। फिर हमें क्योंग को दिखाया जाता है जो कहता है क्या शार्क ने अब भौंकना भी सीख लिया है। फिर वो बचे हुए लुटेरों से कहता है तुम कमीने बास्टर्ड्स कहीं के, तुम्हें इनोसेंट लोगों को चोट पहुंचाने का हक किसने दे दिया,
तुम में से आज कोई भी यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा। यही कहने के साथ वो अपनी थंडर की पावर को एक्टिवेट करने लगता है और कहता है आज यहाँ पे गॉड भी आ गए तो तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। फिर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है उस पूरे शिप को थंडर की पावर ने कवर कर लिया होता है। फिर हम एक दूसरे बोट का सीन देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उन लुटेरों की बोट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ये क्योंग की बोट होती है जो उन लुटेरों की बोट की तरफ पहुंच गई होती है और उनके बोट के लोग कह रहे होते हैं मैं हेरोंग बेंग की बोट को देख पा रहा हूँ, जल्दी से वहाँ चलो और उन सबको डिस्ट्रॉय कर देंगे हम आज। यही कहने के साथ क्योंग की बोट वहाँ पहुँच जाती है और क्योंग के शिप के सारे लोग जल्दी से उन लुटेरों की बोट पे आ जाते हैं। फिर हमें क्योंग के शिप के लोगों का सीन दिखाया जाता है जो सामने की तरफ देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं ये क्या है यहाँ पे। फिर हमें सामने की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे सारे लुटेरे मरे पड़े होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर सामने की तरफ खड़ा होता है, जिसे देख के वो सारे लोग हैरान होते हैं। वो कहते हैं क्योंग ने सारे लुटेरों को एक साथ ही मार दिया, ये आखिरकार कितना पावरफुल है। फिर एक बंदा क्योंग का नाम चिल्लाता है, इसका नाम फैंग है तो इसको आज से हम फैंग बुलाएंगे। अपना नाम सुन के क्योंग पीछे की तरफ मुड़ता हुआ कहता है फैंग बहुत लंबा समय हो गया तुम्हें देखे हुए। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हमारा सिर्फ रात के टाइम पे आ जाता है। हमें एक जगह पे क्योंग और फैंग को बैठे हुए दिखाया जाता है जहाँ पे वो बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं। फैंग कह रहा होता है क्योंग मैं तुम्हारे वापस आने पे काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, तुम वापस आते ही अकेले ही एक पायरेट्स के शिप को हरा दिए, लगता है कि तुमने अपने पुराने स्किल्स को वापस ला लिया है। ये सुन के क्योंग चाय पीते हुए कहता है मैंने कुछ छोटे मोटे लुटेरों को ही हराया है, ये इतना भी ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, तुमने मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी। देखने से ऐसा लगता है मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हेरोंग बेंग ताकतवर हो गया है। ये सुन के फैंग कहता है मुझे माफ़ कर देना, बेक रेंग्योन और मैं हम दोनों ही उसके सामने पावर में काफ़ी ज़्यादा कम है, इसकी वजह से हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। ये सुन के क्योंग कहता है अपने आप पे इतना ज़्यादा हार्ड मत बनो, मुझे पता है बेक रेंग्योन टीम कितनी ज़्यादा ईमानदारी से काम करती है। फिर हमें मुंह का सीन दिखाया जाता है जो उसी कमरे के पास से गुजर रहा होता है जहाँ पे फैंग और क्योंग बैठे हुए होते हैं। मुंह वहाँ से गुजर ही रहा होता है कि उसकी नज़र फैंग और क्योंग पे जाती है जहाँ पे क्योंग कह रहा होता है मैं यहाँ तुम्हें मनाने आया हूँ, तुमने अगर मेरी फोर्स ज्वाइन कर ली तो हम पक्का उसे डिफीट कर देंगे। ये सुन के फैंग क्योंग से कहता है मैंने सुना है कि तुम्हारा QI रिकवर हो गया है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं पता तुम कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है भी कि नहीं कि तुम हेरोंग बेंग को हरा सको, इसलिए मैं डाउटफुल हूँ कि तुम हेरोंग बेंग को हरा भी पाओगे कि नहीं। ये सुन के क्योंग बस एक स्माइल देता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हमारा सीन एक आदमी पे आता है जो शिप के बाहर खड़ा होता है। उस बंदे के पास एक बंदा आता है और कहता है आपको क्या लगता है बेंग सेंग्योन। ये सुन के वो बंदा कहता है ये सब गोंगजा नीम के कारण हो रहा है, वरना इस बात का क्या पॉइंट बनता है जो बंदा अभी QI को रिकवर किया है उससे हेल्प लेने का। ये सुन के वो ब्लू बाल वाला बंदा कहता है लेकिन वो हमारी मदद करने के लिए आया है यहाँ पे हेरोंग बेंग से लड़ने के लिए। ये सुन के वो दूसरा बंदा अपने मन में सोच रहा है ऐसा कैसे हो सकता है, उसने अपने डैमेज QI को बस एक ही महीने में रिकवर कर लिया। फिर वो ब्लू कपड़े वाला बंदा उस बंदे से कहता है उसने आज ही हेरोंग बेंग के शिप को अकेले ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, वो पहले ही पूरी तरह से रिकवर हो चुका है। ये सुन के वो दूसरा बंदा उस ब्लू वाले बंदे से कहता है इसमें इतना ज़्यादा ग्रेट क्या है, उसने छोटे मोटे लुटेरों को ही तो मारा है बस। ये सुन के वो ब्लू कपड़े वाला बंदा उस बंदे से कहता है तुम ऑनेस्ट क्यों नहीं होते, तुम ऑनेस्ट जवाब दो कि वो बंदा सिर्फ तुम्हें अनोइंग लगता है। ये सुन के वो दूसरा बंदा काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है, कहता है इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो मैं सिर्फ उसी को एक्सेप्ट करता हूँ जो स्ट्रॉन्ग होता है। वो ये सब बात कर ही रहा होता है कि क्योंग उसके पीछे से कूद के उस शिप पे आ रहा होता है और उस शिप पे आने के बाद उस बंदे से कहता है अच्छा तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। दोनों जैसे ही ये बात सुनते हैं वो दोनों जल्दी से पीछे मुड़ के देखते हैं और वो क्योंग को यहाँ अचानक देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर वो जल्दी से क्योंग के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं ग्रेडिंग यंग मास्टर। फिर क्योंग जल्दी से बोट पे उतरता है और उन दोनों से कहता है तुम दोनों को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों मेरे साथ नॉर्मल रह सकते हो, तुम दोनों को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों बेक रियोंग फंक्शन का मुझे एक मेंबर ही समझ सकते हो। क्योंग जो ये बेक रियोंग का फंक्शन की बात कर रहा है ये इन लोग का एक ग्रुप है। ये सुन के ब्लू कपड़े वाला कहता है यंग मास्टर हम आपके साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। फिर क्योंग कहता है नहीं, आप हमारे लाइफ के लिए लड़ रहे हैं, आप हमारा रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं। ये कहने के साथ वो उनके सामने बाउ करता है। अगर आपको ये खुद से करना बहुत कठिन लग रहा है तो आप मेरा ये एक ऑर्डर समझ सकते हैं, आपको मेरे साथ अब फॉर्मली रहना है, आप जैसे बाकी मेंबर्स के साथ रहते हैं आप मेरे साथ भी वैसे ही रहेंगे, मेरे साथ भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। ये सुन के वो ब्लू कपड़े वाला बंदा क्योंग से कहता है ठीक है यंग मास्टर, जैसा आप हमें ऑर्डर देते हैं
अब से हम आपको एक मेंबर की तरह ही ट्रीट करेंगे। ये कहने के साथ ही वो बंदा अपने बारे में बताता है। वो कहता है, यंग मास्टर, मेरा नाम नेक इल बेंग है, अब से हम इसको इल बुलाएंगे। फिर इल अपने बारे में बताने के बाद उसके बाजू में जो खड़ा बंदा होता है वो उसके बारे में बताता है। वो कहता है, यंग मास्टर, मेरे बाजू में जो भालू जैसा बंदा खड़ा है उसका नाम बेक सेंग गोंग है, अब से इस बंदे को हम सिर्फ सेन कहेंगे। ये सब सुनने के बाद क्योंग अपने मन में सोच रहा होता है, ये सब लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, बेक रिंग फंक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा आगे चल के। फिर इल क्योंग से कहता है, यंग मास्टर, चलिए अब हम आपको अपने कैबिन में लेके चलते हैं, वहाँ पे हमारे सारे बेक सिंग गोन के सारे मेंबर हैं, मैं आपको सबसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये सुन के क्योंग कहता है, हाँ ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर वो मुँह से कहता है, मुँह मेरे साथ चलो, क्या तुम अकेले आने वाले हो? यही कहने के साथ वो तीनों वहाँ से कैबिन की तरफ जाने लगते हैं और सन वहीं खड़ा रह जाता है, वो सिर्फ उन दोनों को जाते हुए देख रहा होता है। फिर वो अपना मुंह फेरते हुए कहता है, ये सब यूजलेस है, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं आने वाला तुम लोग के साथ। फिर हमारा सीन कैबिन के अंदर आता है जहाँ पे इल क्योंग को सभी लोगों से इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है और बाकी सारे लोग भी क्योंग से मिल के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। फिर आगे हमारा सीन सोने के टाइम पे आता है जहाँ पे सारे लोग सो रहे होते हैं और वहीं एक जगह पे मुँह और क्योंग भी सोए हुए थे। क्योंग तो सो गया होता है पर मुँह जागा हुआ होता है। वो अपने मन में सोचा होता है, पहली बार मैं अपने भाई के साथ इतने लंबे ट्रिप पे आया हूँ, मैंने इतना कुछ एक्सपीरियंस किया, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ अभी। फिर हमारा सीन सुबह के टाइम पे आता है जहाँ पे बोट अपनी पूरी रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ जा रही होती है। उसी बोट पे एक जगह पे क्योंग अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है और मुँह पीछे बैठ के बुक पढ़ रहा होता है, लेकिन मुँह काफ़ी ज़्यादा उदास होता है। वो अपने मन में किसी चीज़ के बारे में सोच रहा होता है। मुँह को ऐसे उदास बैठे हुए क्योंग नोटिस कर लेता है। क्योंग उससे कहता है, मुँह तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना है, अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो तुम बेफिक्र मुझसे सब कुछ कह सकते हो। ये सुन के मुँह कहता है, नहीं ब्रदर, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन क्योंग तो समझ गया होता है कोई बात ज़रूर है। फिर मुँह से कहता है, मुँह तुम अपने बड़े भाई को नहीं बताओगे? तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो छोटे भाई। ये सुन के मुँह जल्दी से खड़ा हो जाता है, कहता है, ब्रदर फैंग आप पे शक कर रहा है, डाउट कर रहा है, बहुत से लोग आपका साथ दे रहे हैं लेकिन बहुत से लोग आपके खिलाफ जा रहे हैं, आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। ये सुन के क्योंग मुँह को एक कविता सुनाता है जो आपके किसी काम का नहीं है, मैं बस ऊपर ऊपर का बता देता हूँ। क्योंकि कविता का मतलब होता है, तुम्हारे एफर्ट्स को कोई देख नहीं रहा है तो तुम्हें गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपना काम करते जाना है, कोई ना कोई एक टाइम ज़रूर तुम्हारे एफर्ट्स को देखेगा और तुम्हारी प्रशंसा करेगा। मैंने जो ये कहा ये तुम्हारी किताब में से ही है, क्या ये जवाब तुम्हारे लिए काफ़ी होगा? ये सुन के मुँह कहता है, ब्रदर लेकिन मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, मुझे पता है आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट था कमबैक करना, आपने बहुत ही मेहनत की कमबैक करने के लिए, मुझे पता है, इसलिए मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कोई आप पे इस तरह शक करे, डाउट करे। ये सुन के क्योंग उसके कंधे पे हाथ रखता और कहता है, थैंक यू छोटे ब्रदर मेरे लिए इतना सोचने के लिए, लेकिन ये नेचुरल है लोगों को मेरे ऊपर इस तरह शक करना, मैं उनकी शक को समझ सकता हूँ, कोई भी एक महीने में अपने QI को रिकवर करके इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं बन सकता है, इसलिए वो मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। और मैं पहले कैसा था छोटे भाई तुम जानते ही हो, मैं पहले सिर्फ शराब और औरतों में ही डूबा हुआ रहता था, मुझे अपने परिवार की रेपुटेशन की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन मैं अचानक इतना बदल गया, मैंने अपनी QI को रिकवर कर लिया, मैंने इतनी ट्रेनिंग करके इतना पावरफुल बन गया, तो उनका डाउट करना नेचुरल है। ये सुन के मुँह कहता है, लेकिन बड़े भाई, लेकिन वो अपनी पूरी बात कर पाता उससे पहले क्यों कहता है, एक वॉरियर कभी भी किसी भी लोगों की बातों पे भी ध्यान नहीं देता है, एक वॉरियर अपनी खुद के स्ट्रेंथ से लोगों को प्रूफ करता है कि वो कितना ज़्यादा काबिल है और कितना ताकतवर है। फैंग जो मेरे ऊपर शक कर रहा है वो गलत नहीं है, वो चेक करना चाहता है कि मैं इतना ज़्यादा कैपेबल हूँ भी कि नहीं, इसलिए अब मैं फैंग को दिखाऊंगा कि मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ और कैपेबल हूँ, और फिर जल्दी वो मेरी स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी को देख के मेरे साथ मर्ज होने के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंग इतना कहता ही है कि हमें वहाँ पे एक बंदे को आते हुए दिखाया जाता है जो क्योंग से कहता है, तुम ये कहने की हिम्मत करते हो तो क्या तुम अपनी काबिलियत मेरे सामने साबित कर सकते हो, तुम्हारे पास कितना स्किल है मैं देखना चाहता हूँ। हमें दिखाया जाता है कोई और नहीं सन होता है जो क्योंग को चैलेंज कर रहा होता है। ये सुन के क्योंग कहता है, अच्छा तुम मेरे साथ लड़ना चाहते हो तो चलो लड़ते हैं, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंजॉयबल होगा और मैं तुमसे लड़ने के लिए अपने किसी भी हथियार का यूज़ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ अपने खाली हाथों का यूज़ करूँगा, इसलिए आ जाओ। ये सुन के सन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो कहता है, एक स्वॉर्डमैन अपने सिर्फ खाली हाथों से लड़ेगा, क्या बात है। यही कहने के साथ वो जल्दी क्योंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। ये देख के क्योंग भी तैयार हो जाता है। सन को अपनी भाई की तरफ इतनी तेज़ी से बढ़ते हुए देख के मुँह काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वो कहता है, भाई केयरफुल, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। फिर हमें सन को दिखाया जाता है जो अपने काफ़ी ज़्यादा पंचेस का हमला
क्योंग पे करता है, लेकिन क्योंग तो बड़े ही आसानी से उसके सारे हमलों को अपने एक ही हाथ से डिफ्लेक्ट कर रहा होता है। अपने हमले को इतनी आसानी से डिफ्लेक्ट होते हुए देख के सन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने हाथ में अपनी पूरी एनर्जी इकट्ठा कर रहा होता है और उस एनर्जी से भरे हुए पंच का हमला क्योंग पे कर देता है, लेकिन क्योंग उसे भी बड़ी आसानी से रोक लेता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है। हमारा सीन कहीं और पे आता है, जहाँ पे एक मैसेंजर बर्ड एक मैसेज लेके जा रहा होता है कहीं पे। वो मैसेंजर बर्ड एक आदमी के पास जाता है। वो आदमी उस मैसेंजर बर्ड से वो लेटर निकाल लेता है। फिर वो लेटर खोल के पढ़ने लगता है और उस लेटर को पढ़ के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है ये कैसे हो सकता है। फिर वो बंदा एक दूसरे बंदे के पास आता है, वहाँ पे आके वो सारी रिपोर्ट देता है उसे, जिसे सुन के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हमें ये नहीं बताया जाता है कि उसने उससे क्या बताया होता है। और फिर से हमारा सीन सन पे आ जाता है, जो क्योंग से लड़ रहा होता है और उसे क्योंग से लड़ने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है। जिससे लड़ते हुए अपने मन में सोच होता है, ये आखिरकार ये बंदा है कौन, ये तो पूरा का पूरा एक मॉन्स्टर है। हमें दिखाया था क्योंग सन के हमले को बस अपने एक ही हाथ से रोक रहा होता है। फिर वो उससे लड़ते हुए अपने मन में सोच होता है, मैं जितनी बार इस पर हमला कर रहा हूँ मुझे उतनी बार लग रहा है कि मैं एक पत्थर पे मार रहा हूँ। क्या सच में इसका हाथ एक ह्यूमन का हाथ है। सन को ऐसे लड़ते हुए देख के क्योंग उसे कहता है, तुम इतने भी ज़्यादा बुरे नहीं हो, तुम ठीक ठाक लड़ लेते हो। हमें दिखाया जाता है क्योंग अपने हाथ से अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है और उसके हाथ को काफ़ी तेज़ी से दबा रहा होता है। कह रहा होता है, लेकिन तुम काफ़ी केयरलेस वॉरियर हो। यही कहने के साथ वो अपनी एनर्जी से सन को अपने घुटने पिला देता है। फिर वो अपने एक ही हाथ से सन को हवा में उठा देता है और बोट पे पटक देता है, जिसकी वजह से वो जहाँ गिरा हुआ था वहाँ का बोट भी टूट जाता है। ये देख के हमें पता चलता है क्योंग कितना ज़्यादा ताकतवर है। क्योंग ने जिस फोर्स से सन को पटका हुआ होता है उस फोर्स की वजह से पूरा शिप हिल जाता है, जिसकी वजह से जितने भी सोए हुए लोग होते हैं उनको भी यह एहसास हो जाता है कि बाहर कुछ हो रहा है। इसलिए वो जल्दी से उठते हैं और बाहर की तरफ भागते हुए आते हैं और कह रहे होते हैं, क्या पायरेट्स ने फिर से हमला कर दिया है क्या। आगे वो बाहर आते ही अपनी तलवार लेके लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं, कहाँ है वो पायरेट्स, मेरे सामने लेके आओ उन्हें, मैं उन्हें यहीं मार दूंगा आज। लेकिन वो अपने सामने देखते हैं तो उनके सामने सिर्फ ईल खड़ा होता है और वो उनको देख के कहता है, अच्छा तुम लोग जाग गए क्या। ये सुन के उन लोगों को बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आता है। उनमें से एक ईल से पूछता है, ये साउंड कैसा था इतना तेज। ये सुन के ईल कहता है, सामने की तरफ देखो, सामने की तरफ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ हो रहा है। ये सुन के जब उन लोग सामने की तरफ देखते हैं तो हमें दिखाया जाता है सन जख्मी होकर अपने घुटनों पे आ गया होता है। वो सोच रहा होता है, मैं काफ़ी ज़्यादा केयरलेस हो गया था। आगे क्योंग उसे कहता है, चलो एक बार फिर से लड़ते हैं, तुम्हें देख के लग नहीं रहा है कि तुम सेटिस्फाई हो इस लड़ाई से। ये सुन के सन खड़ा होते हुए कहता है, यंग मास्टर, लगता है कि मैंने आपको कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया, लेकिन इस टाइम मैं बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होऊंगा। इस टाइम मैं अपना बेस्ट दूंगा आपसे लड़ने के लिए। फिर हमें इल को दिखाया जाता है, जो उस फाइट को देखते हुए अपने मन में सोचा होता है, सन को इससे पहले मैंने इतनी बुरी तरह से हारते हुए कभी नहीं देखा है। ये फर्स्ट टाइम है जब सन इतनी बुरी तरह से हार रहा है। इसके बाद हमें सन को दिखाया जाता है, जो अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट करते हुए कह रहा होता है, यंग मास्टर, अब आप केयरफुल हो जाइए। अब मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज़ करूंगा और मैं अपना सबसे ताकतवर हमला यूज़ करूंगा। यही कहने के साथ सन अपनी जगह से बहुत तेज़ी से जाता है, जिसकी वजह से वो जहाँ खड़ा होता है वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है वो इतना ज़्यादा तेज़ होता है कि वो जहाँ जहाँ से गुजर रहा होता है वहाँ पे उसकी आफ्टर इमेज बन जा रही होती है, जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है। फिर वो जैसे ही क्योंग पे हमला करता है, क्योंग अपनी जगह से हिलता भी नहीं है और उसे देख के कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इतने तेज हो जाओगे तो मुझ पे हमला कर पाओगे। फिर हमें बाकी सबको दिखाया जाता है, जो सन के हमले को देख के काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होते हैं। वो कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा तेज है ये। अगले ही सीन में हमें किसी का ब्लड उड़ते हुए दिखाया जाता है। ये देख के बाकी सब काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाते हैं। वो कहते हैं, लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी। फिर हमें सन को दिखाया जाता है, जो बोट के अंदर अपने सर के बल घुसा हुआ होता है। उसे देख के क्यों कहता है, अगर तुम इससे भी सेटिस्फाई नहीं हो तो तुम फिर से आके मुझसे लड़ सकते हो। ये सुन के सन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जल्दी से उस जगह से बाहर निकलता है और अपने मन में सोचता है, तुम बस लकी थे इसलिए जीत गए, लेकिन इस बार नहीं जीतोगे। यही कहने के साथ वो क्योंग पे जल्दी से अपने पंच से अटैक करता है और अपने मन में सोचा होता है, मैं किसी को भी अपने ऊपर हंसने का मौका नहीं दूंगा। सन को इस तरह अटैक करते हुए देख के बाकी सब भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। वो अपने मन में सोच रहे होते हैं, अब बात सन के रिस्पेक्ट की आ गई है, अब सन अपनी पूरी कोशिश करेगा जीतने की। लेकिन हमें दिखाया जाता है सन जैसे ही क्योंग पे अटैक करता है, क्योंग बड़ी आसानी से उसे डॉज कर लेता है और क्योंग अपने मन में सोच होते हैं, अच्छा अब तुम अपनी रिस्पेक्ट के लिए लड़ोगे। लेकिन फिर अगले ही सीन में क्योंग उसे ज़मीन पे पटक देता है और कहता है, मैं तुम्हारे रिस्पेक्ट को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे दिखाना होगा सबको कि मैं कितना ज़्यादा पावरफुल और कैपेबल हूँ। फिर हमें बाकी सबको दिखाया जाता है, जो क्योंग को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वो कह रहे होते हैं, क्योंग सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे लगा नहीं था कि क्योंग इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आगे हमें सन का सीन दिखाया जाता है, जो ज़मीन पे पड़े हुए अपने मन में सोच रहा होता है,
कि मैं लड़ रहा हूँ इससे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बड़े से माउंटेन से लड़ रहा हूँ जिसे मैं कभी नहीं हरा सकता हूँ। इसलिए अब मुझे नहीं लगता है कि मैं इसे हरा पाऊंगा, इसलिए मैं अपनी हार मानता हूँ। वो इतना कहता ही है कि वो उसे कोई ऊपर की तरफ खींच लेता है। हमें दिखाया जाता है उसे खींचने वाला और कोई नहीं क्योंग होता है, जो उसे देखते हुए कह रहा होता है तुम एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर हो, लेकिन तुम अपनी स्किल का यूज़ अच्छे से नहीं करते हो, इसलिए तुम मेरे से हार गए, वरना तुम मेरे से कभी नहीं हारते। इसलिए तुम्हें वो मार्शल आर्ट चुनना चाहिए जो तुम्हारी बॉडी के लिए सूटेबल हो, जो तुम्हारी बॉडी को सूट करे। तब तुम्हारे पास इतनी इनफ स्ट्रेंथ होगी कि तुम एक माउंटेन को भी बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय कर पाओगे। मैं बहुत सारी ऐसी मार्शल आर्ट जानता हूँ जो तुम्हारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होगी, मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगा। ये सुनने के बाद सन अपना सर एक बच्चे की तरह हिलाता है और कहता है ठीक है यंग मास्टर। फिर इल क्योंग के पास आता है और कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए यंग मास्टर, अभी जो आपके साथ हुआ। ये सुन के क्योंग कहता है नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक सिंपल ट्रेनिंग थी। ये सुन के तो बाकी सबका मुँह ही बन जाता है। वो अपने मन में सोच रहे थे क्या सच में ये एक सिंपल ट्रेनिंग थी। फिर क्योंग बाकी सबसे कहता है अगर तुम चाहते हो तो मेरे साथ रोज़ सुबह ट्रेनिंग कर सकते हो, मैं स्वॉर्ड या फिस्ट के साथ आराम से ट्रेनिंग कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। ये सुन के ईल क्योंग से कहता है आप बुरा ना माने तो क्या आप मेरे साथ स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या। ये सुन के क्योंग कहता है हाँ क्यों नहीं। फिर इल मैच करने के लिए जाने लगता है। उसे देख के एक बंदा कह रहा होता है उसे तुम मेरे साथ अनफेयर कर रहे हो, मुझे पहले मैच के लिए जाना था। आगे हमें मुंह को दिखाया जाता है जो उन्हें देखते हुए अपने मन में सोचता है ब्रदर का ये मतलब था उनसे मर्ज होने का। ब्रदर पहले उनके हार्ट को जीतना चाहते थे, फिर उन्हें अपने साथ मिलाना चाहते थे, जिसकी वजह से ये लोग ब्रदर के ऐसे साथी बनेंगे जो ब्रदर को कभी धोखा नहीं देंगे, कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मुझे पता है ब्रदर की सोच बस इतनी ही नहीं है, ब्रदर बहुत आगे का सोच रहे हैं। इनके सामने अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करना है और अपनी काबिलियत को दिखाना है, ये तो सिर्फ एक बिगनिंग है, मतलब शुरुआत है। आगे हमें दिखाया जाता है क्योंग सबको बता रहा होता है कि अपनी स्वॉर्ड को कैसे कंट्रोल करना है और बाकी सब बहुत ही ध्यान से उसकी बातें सुन रहे होते हैं और देख रहे होते हैं। फिर क्योंग अपने मन में सोच रहा होता है लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट करना और उनको वो देना जो उन्हें चाहिए, इसकी वजह से दुश्मन भी तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है बाकी सारे लोग क्योंग के साथ प्रैक्टिस करने के लिए झगड़ रहे होते हैं। कोई कह रहा होता है मैं जाऊंगा पहले, कोई कह रहा होता है मैं जाऊंगा पहले, कोई कह रहा होता है मुझे यहाँ से पुश करना बंद करो, मुझे बाहर निकालना बंद करो, कोई कह रहा होता है मुझे यंग मास्टर के साथ प्रैक्टिस करना है। ये सब देख के क्योंग स्माइल करता है, लेकिन पीछे इल का तो दिमाग खराब हो रहा होता है। वो सोचा होता है ये सब यहाँ पर कर क्या रहे हैं। फिर हमारा सीन डोंगडू के गेट पे आता है जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को आना होता है, मतलब क्योंग को। आगे हमें डोंगडू के सी डिफेंस फोर्स का सीन दिखाया जाता है। उसी जगह पे क्योंग की शिप रुकी हुई होती है और मू और क्योंग शिप से उतर रहे होते हैं। उन्हीं के सामने एक बंदा खड़ा होता है जो कहता है मू क्योंग मेरे पास आओ। ये सुन के कॉन्ग उसके पास जाता है और कहता है ग्रीडिंग अंकल, बहुत लंबा समय हो गया आपको देखे हुए। फिर हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है जो हेड होता है बेक रियोंग फंक्शन का, और इसका नाम बेक चोंग उन होता है। इसे हम अंकल ही बुलाएंगे, ये कहना काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा। आगे कॉन्ग का अंकल कॉन्ग से कहता है तुम यहाँ पे सुरक्षित पहुँच गए, ये देख के मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। आगे वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और अंकल क्योंग से कहता है मैंने सुना कि तुमने समुद्री लुटेरों को हरा दिया, मैं इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, तुम्हारा QI रिकवर हो गया, अब तुम फिर से मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सुन के क्योंग कहता है हाँ आपने सही कहा, लेकिन मुझे इस चीज़ के लिए भी माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि मैं आपको बिना बताए यहाँ पे आ गया। ये सुन के अंकल कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ था जब मैंने सुना था कि तुम्हारा QI रिकवर हो गया था। क्या तुम मुझे बता सकते हो तुमने कैसी टेक्निक को यूज़ किया अपने QI को रिकवर करने के लिए। ये सुन के क्योंग कहते हैं अंकल मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, इसे बताने में काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। आगे हमें दिखाया जाता है वो लोग ऐसी हंसी मजाक करते हुए जा ही रहे होते कि उनके सामने एक लड़की आ जाती है, जिसे देख के क्योंग अपनी जगह पे ही रुक जाता है। उसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो लड़की भी क्योंग को देखती है और शर्माते हुए कहती है यंग मास्टर क्योंग आप। फिर क्योंग भी कहता है तुम। आगे हमें कुछ पास्ट की बातें बताई जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर बेगगा क्लैन से है और ये जो लड़की है ये यूनगा क्लैन से है, और ये दोनों ही क्लैन वोंजा के फाउंडेशन क्लैन में से एक है, और ये दोनों ही क्लैन ट्रेडिंग में स्पेशलिस्ट हैं। और ये जो लड़की है इसका नाम यून ए सेंग है और ये इस फैमिली की हेड की डॉटर है। और ये दोनों जब छोटे ही थे तभी इन दोनों की मैरिज पक्की कर दी गई थी कि आगे चल के फ्यूचर में ये दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। लेकिन जब क्योंग का QI ख़राब हो गया था तब इसके मैरिज को कैंसिल कर दिया गया था। सब समझ रहे थे कि ये एक लूज़र है, इसकी वजह से इसके मैरिज को कैंसिल कर दिया गया। फिर हमारा सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे क्योंग और वो लड़की साथ में एक जगह पे खड़े होते हैं। अब से इस लड़की को हम ये बुलाएंगे। ये क्योंग से कहती है क्या तुम सच में यंग मास्टर क्योंग हो। ये सुन के क्योंग उसको जवाब देता है हाँ ये मैं ही हूँ मिस। ये सुन के ये उसको कुछ कहने ही जा रही होती है,
लेकिन वो अपने आप को रोक लेती है और कहती है अच्छा। आगे वो दोनों एक दूसरे के सामने बाउ करते हैं और ये कहती है मैं डॉटर ऑफ यूनगा क्लैन आपको रिस्पेक्ट देती हो यंग मास्टर। क्योंग मिस ए से कहता है आप यहाँ पे क्या कर रही है मिस ए, लेकिन तभी उसको पीछे से आवाज़ आती है हे क्योंग। ये सुन के क्योंग जब पीछे मुड़ के देखता है तो हमें दिखाया जाता है वहाँ से एक आदमी आ रहा होता है और वो आदमी क्युआंग को देखते हुए कह रहा होता है क्युआंग जब तुम यहाँ पहुँचे तो तुम्हें सीधे अपने चाचा के पास आना चाहिए था ना, तुम आके मुझे ग्रीट करना चाहिए था तुम्हें, तुम कब से कहाँ थे। उसे देख के क्युआंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वो अपने मन में सोच रहा है ये मेरे अंकल है बेक चो गुन। मैं आप सबको बता दूँ, आप सब भूल गए होंगे तो ये क्युआंग का वही अंकल है जो क्युआंग के फादर को फैमिली हेड से हटा के अपने बेटे को फैमिली हेड बनाना चाहता है। उसे यहाँ देख के ये क्युआंग से कहती है यंग मास्टर अब मेरे यहाँ से जाने का टाइम हो गया, अब मैं यहाँ से जाती हूँ। यही कहने के साथ ये वहाँ से जाने लगती है। क्योंग उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो अपनी चाचा की वजह से रोक नहीं पाता है। आगे क्योंग अपने अंकल को ग्रीट करता है और कहता है अंकल मुझे माफ़ कर दीजिएगा लेट ग्रीटिंग के लिए। आगे उसके अंकल क्योंग से कहते हैं हाँ ठीक है, तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुम इतने भी ज़्यादा बुरे हो, लेकिन तुम्हारा मार्शल आर्ट तो वापस आ गया है लेकिन वो इतना भी अच्छा नहीं है देखने से लगता है। फिर पीछे से एक लड़का आता है, वो कहता है फादर मैं वापस आ गया, जिसे देख के क्योंग का अंकल काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो जल्दी से अपने बेटे के पास जाता है, वो कहता है वेलकम बैक सन, मैंने सुना है तुमने सी ड्रैगन फोर्स को भगाने के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है, मुझे उम्मीद है तुमने आज भी बहुत अच्छा काम किया होगा। ये सुन के उसका बेटा उसे कहने की कोशिश करता है कि नहीं वो मैं नहीं था, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसका फादर उसे वहाँ से ले जाने लगता है और उसे कहता है मुझे पता है तुम काफ़ी ज़्यादा थक गए होगे, अब हमें जल्दी सारे रिकॉर्ड को ढूंढना होगा जो हमारी मदद करेंगे एक स्ट्रेटजी बनाने में, जो स्ट्रेटजी सी ड्रैगन फोर्स के सामने लड़ने में काम आएगी हमारे। फिर वो पीछे की तरफ मुड़ता है और क्योंग को देखते हुए अपने मन में सोचता है इसकी बॉडी इतनी हेल्दी है भी नहीं, फिर भी यहाँ पे क्यों हमारी मदद करने के लिए आया है, अब ये यहाँ पे आ गया है तो मुझे इसके लिए भी एक स्ट्रेटजी बनानी होगी। आगे क्योंग के बाजू में जो दूसरे अंकल होते हैं वो कह रहे होते हैं इसे यहाँ से इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन क्योंग तो उनकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके मुँह की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचा होता है ये सब देख के मुझे लगता है मुँह पक्का गुस्से में होगा, लेकिन मुँह से कहता है ब्रदर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ क्योंकि मुझे पता है सारे लोग आपके एबिलिटीज़ को जल्दी ही देखेंगे। ये सुन के क्योंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। क्योंग मुँह से कहता है थैंक यू छोटे भाई मेरे ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा करने के लिए, तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारे भरोसे को तोड़ूंगा नहीं, ये सारे लोग मेरी एबिलिटीज़ को जल्दी ही देखेंगे। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हमें रात में एक किले का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर एक कमरे में बैठ के मुँह कुछ किताबें पढ़ रहा होता है। उसी कमरे में क्योंग आता है, क्योंग को मुँह देख के कहता है ब्रदर आज आपने अच्छा काम किया। ये सुन के क्योंग कहता है मैंने कुछ नहीं किया, ये काफ़ी ज़्यादा बोरिंग था। आगे वो चेयर पे बैठते हुए कहता है उनके पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो उससे कुछ ज़्यादा नहीं थी जो तुमने इतने टाइम में इकट्ठा की है, लेकिन मुँह तुम इतनी सारी जानकारी खुद से कैसे इकट्ठा करते हो। अपनी तारीफ सुन के मुँह काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है। वो कहता है ब्रदर एक्चुअली मैं इतनी भी ज़्यादा तारीफ के काबिल नहीं हूँ, मैं उन सारी रूमर्स को उठाता हूँ जो स्प्रेड होती रहती है और उन्हें सबसे अच्छे वे में ऑर्गेनाइज करता हूँ। ये सुन के क्योंग हंसते हुए कहता है ये काफ़ी ज़्यादा ऑसम है। आगे मुँह कहता है मुझे यूनगा क्लैन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है और मुझे माफ़ कर देना मैंने तुमसे बिना पूछे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था और यह एक ही चीज़ है जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। मुँह ये कहता ही है कि मिस ये उसके दरवाजे पे आती है और वो दरवाज़ा नॉक करने वाली होती है कि वो उसकी बातें सुन लेती है और फिर वो वहीं रुक जाती है। आगे क्योंग कह रहा होता है तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है और मेरे और जो यूनगा क्लैन के बीच में जो हुआ था वो सब पास्ट की बातें हैं, तुम्हें इसके बारे में इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब मिस ये बाहर से सुन रही होती है और वो अपने मन में सोच रही होती है मुँह के बॉडी की जो फिज़िक है वो नेचुरल मार्शल आर्ट के लिए भले ही नहीं बनी, लेकिन उसकी जो इंटेलिजेंस है वो मार्शल आर्ट से कहीं बढ़कर है। आगे क्योंग मुँह से कह रहा होता है तुमने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है वो हज़ारों सोल्जर्स को हराने से कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल है। हमारा सीन चेंज होता है, हमें तब का सीन दिखाया जाता है जब ये मुँह सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है। मुँह ने कुछ इन्फॉर्मेशन बुक से ली होती है और कुछ लोगों से निकलवाई हुई होती है और यहीं तक नहीं मुँह ने खुद का इन्फॉर्मेशन चैनल बिल्ड कर लिया है। मुँह की जो इंटेलिजेंस है वो हाईएस्ट लेवल मार्शल आर्ट से भी कहीं ज़्यादा है, उसकी इंटेलिजेंस को हाईएस्ट लेवल मार्शल आर्ट से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है। फिर से हमारा सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे क्योंग मुँह को देखते हुए अपने मन में सोचा होता है वो जो खुद से अकेले कर रहा है वो मोरिम का
हाईएस्ट इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन मिल के करता है। आगे वो मू को कहता है, मू मुझे तुमसे काफ़ी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन है और चलो मैं तुम पे और तुम्हारे इंटेलिजेंस पे भरोसा करता हूँ और मैं तुम्हें एक टास्क देता हूँ। क्या तुमने कभी ऐसी स्ट्रेटजी सोची है जिसका यूज़ करके हम सी ड्रैगन फोर्स से मुकाबला कर सकते हैं? ये सुन के मू कहता है, नहीं, मेरे जैसा कोई इंसान इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में कभी सोच सकता है। ये सुन के क्यों कहता है, तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम मुझे बस इतना बताओ तुम अभी क्या सोच रहे हो। ये सुन के मुँह कहता है, हम उनसे इंडिविजुअल में काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर हैं, इसलिए हमें एक स्पाई को भेजना चाहिए जो उनकी मूवमेंट को आइडेंटिफाई करेगा, हमें बताएगा कि वो कर क्या रहे हैं, और जब हम उसकी मूवमेंट को आइडेंटिफाई कर लेंगे तब हम सी ड्रैगन शिप पे अपने स्वॉर्डमैन को भेज के उनको रोक सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक स्ट्रेटेजी है। ये सुन के क्योंग उसे कहता है, तुमने जो अभी कहा ये सेम स्ट्रेटेजी है जो कुछ देर पहले ही मीटिंग में डिसाइड हुई है। और आगे वो हंसते हुए कहता है, तुम्हें पता है क्या, उन्होंने मुझे एक फिश बोट को गार्ड करने का रोल दिया है। ये सुन के मुँह कहता है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। आगे क्योंग कहता है, स्ट्रेटेजी भले कितनी ज़्यादा अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जितना सिर्फ वॉरियर्स पे डिपेंड करता है वो कितने ज़्यादा अच्छे से लड़ते हैं। उन दोनों की ये सब बात चली रही होती कि मिस ये वहाँ से जाने लगती है। फिर हमें क्युआंग को दिखाया जाता है जो टेबल पे हाथ मारते हुए कहता है, मुझे मेरा सवाल बदलने दो, क्या तुम हमें बता सकते हो सी ड्रैगन फोर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम कैसे मूव कर सकते हैं। ये सुन के मुँह कहता है, ब्रदर मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्योंकि मुझे आपके स्ट्रेंथ पे पूरा भरोसा है। आगे हमारा सीन चेंज होता है, हमें सी ड्रैगन फोर्स का आइलैंड दिखाया जाता है। उसी आइलैंड पे एक जगह पे सी ड्रैगन फोर्स का बेस होता है। वहीं पे कोई आदमी कह रहा होता है, मास्टर बेग्गा क्लैन का यंग मास्टर वहीं पे है जिसका 3 साल पहले क्यूआई डिस्ट्रॉय हो गया था और इसी कारण की वजह से वो कभी भी मर सकता है। ये सुन के कोई दूसरा बंदा कहता है, हाँ लेकिन मैंने हाल ही में सुना है उसने अपने क्यूआई को रिकवर कर लिया है। ये सुन के वो आदमी के सामने वाला बंदा कहता है, क्या ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, उसने इतनी जल्दी अपने क्यूआई को कैसे रिकवर कर लिया। ये सुन के उसके सामने वाला बंदा कहता है, मास्टर बस हमारे पास इतनी ही जानकारी है, लेकिन हाँ हमारे पास एक और जानकारी है। हमने सुना है यूनगा क्लैन अपने जहाज को प्रिपेयर कर रहा है ले जाने के लिए। ये सुन के वो सामने वाला बंदा हंसते हुए कहता है, अच्छा फिर तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हंटिंग गेम होगा। फिर हमारा सीन क्युआंग पे आ जाता है जिसे मुँह ने सारी स्ट्रेटेजी बता दी होती है, जिसे सुन के क्युआंग कह रहा था, हाँ तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई है। वो इतना कहता ही है कि मिस ये जल्दी से दरवाज़ा खोल के अंदर आती है, बोलती है, यंग मास्टर। उसे अचानक देख के दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। आगे मिस ये कहती है, मुँह तुमने जो स्ट्रेटेजी बनाई है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसलिए मैं यूलगा क्लैन की हेड की बेटी मैं तुम्हारे इस प्लान को ज्वाइन करती हूँ। आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें दिखाया जाता है मिस ये कहीं जा रही होती है और उनके साथ कॉन्ग के दोनों अंकल भी होते हैं और मुँह भी होता है जो उनके साथ जा रहे होते हैं। और कॉन्ग के पहले अंकल मिस ये से कह रहे होते हैं, मिस ये मेरी बात तो सुनिए आप, लेकिन मिस ये उसकी बात नहीं सुन रही होती है। ये देख के वो गुस्से में कहता है, मिस ये हमें अभी बिल्कुल भी नहीं पता है कि सी ड्रैगन फोर्स हम पे कहाँ से और कब हमला कर देगा, तो अभी हम इतनी लापरवाही से कैसे मूव कर सकते हैं। ये सुन के मिस ये कहती है, तो क्या तुम हमारे जो लॉस हो रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। ये सुन के तो उसका मुँह ही बंद हो जाता है। फिर वो आगे बहुत गुस्से में कहती है, अगर हम यहाँ पे एक और दिन रुके तो हमें और नुकसान ही होगा, हमें रुक के यहाँ कुछ नहीं मिलेगा और सिर्फ हमारे क्लैन को लॉस नहीं होगा, तुम्हारे क्लैन को भी बहुत भारी लॉस झेलना पड़ेगा। ये सब सुनने के बाद तो कॉन्ग के अंकल अपना सर ही पकड़ लेते हैं। आगे मिस ये शिप पे जाते हुए कह रही होती है, अगर आपने अपना काम सही से किया होता तो हमें ये सब नहीं करना पड़ता, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सुन के कॉन्ग का अंकल कहता है, मिस ये आप एक एल्डर के प्रति कुछ ज़्यादा ही रूड नहीं हो रही हैं। आगे वो कहते हैं, जब से इसकी फैमिली ने इसे बिजनेस मैनेजमेंट दिया है तब से ये और भी ज़्यादा एरोगेंट हो गई है। ये सुन के क्योंग के दूसरे अंकल हंसते हुए कहते हैं, ये लड़की सच में काफ़ी शानदार है, मैं इसके फाइटिंग स्पिरिट को एडमायर करता हूँ। फिर आगे हमें मुँह को दिखाया जाता है जो मिस ये को जाते हुए देख रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, ब्रदर अब सब आप पे है, आगे अब आपको ही सब कुछ संभालना है। फिर हमारा सीन मिस ये पे आता है जो शिप पे खड़ी होकर किसी को कह रही होती है, जैसा तुमने प्लान बनाया था मैंने वैसा ही किया, अब क्या। हमें दिखाया जाता है मिस ये जिसको कह रही होती है कोई और नहीं क्योंग होता है, और वो अकेला ही नहीं होता है, उसके साथ इल और सन भी होते हैं। आगे क्योंग कहता है, मिस ये आप चिंता मत कीजिए, हम आपको किसी भी खतरे में नहीं डालेंगे। फिर हमारा सीन एक मछुआरे पे आता है जो उस शिप से कुछ ही दूरी पे होता है और इन सब पे नजर रख रहा होता है। वो अपने पास से एक मैसेंजर बर्ड निकालता है और फिर उसे हवा में उड़ा देता है। फिर हमारा सीन सी ड्रैगन फोर्स के हेडक्वार्टर पे आता है जहाँ पे उसका हेड बैठा हुआ होता है। वहीं पे एक बंदा आता है और उसे एक न्यूज़ देता है
कि यूनगा क्लैन अब अपने सेलिंग के लिए शिप पे निकल चुका है। आगे वो बंदा बताता है जो उनको इतने टाइम से लॉसेस हो रहे थे वो उस लॉसेस को हैंडल नहीं कर पाए, और हमें जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिली है उन्होंने बेनगा क्लैन के सैनिकों को भी लेने से मना कर दिया और अकेले ही निकल गए। ये सुन के उन पायरेट्स का लीडर हंसने लगता है और कहता है वो सिर्फ एक मर्चेंट के ग्रुप हैं जो अपनी जान से ज़्यादा पैसा खोने से डरते हैं, लेकिन वो खुद अपनी शिकार करवाने के लिए बाहर आए हैं, तो मैं भी उन्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। आगे वो अपने सारे लोगों से कहता है कि रेड ड्रैगन शिप और ब्लैक ड्रैगन शिप को उन पे अटैक करने के लिए अभी भेजो इमीडिएटली। वो इतना कहता ही है कि उसे पीछे से आवाज़ आती है कि बेगा क्लैन के ट्रूप्स भले ही अभी उनके साथ नहीं है, वो छुप रहे हैं, लेकिन ऐसे ही रेकलेसली अपने 2 शिप को भेजना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा। मुझे लगता है हमने जो हाल ही में 3 हथियारों को भर्ती किया है हमें उसे भेजना चाहिए अभी। ये सुन के वो पायरेट्स का लीडर उनके बारे में सोचने लगता है और उस बंदे से कहता है हाँ तुमने सही कहा, वो लोग मर्डर करने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं और वो मर्डर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, और मुझे लगता है वो लोग ये काम करने के लिए काफ़ी होंगे, और ऐसे भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी है। पहले हम रेड ड्रैगन शिप से कुछ मछुआरों के ऊपर सरप्राइज अटैक करेंगे जिससे बेगा क्लैन के सी डिफेंस फोर्स का अट्रैक्शन उधर चला जाएगा। वो उन लोग को ऐसा लगेगा हमने यूनगा क्लैन के ऊपर अटैक किया है, जिसकी वजह से सी ड्रैगन फोर्स की सारी डिफेंस उनको बचाने के लिए चली जाएगी, और उन सबको जब तक पता चलेगा कि उनको बेवकूफ़ बनाया गया है तब तक यूनगा क्लैन का तो सारा सामान लूट गया होगा। फिर हमारा सीन मुंह पे आ जाता है जो टेबल पे कुछ रख के देख रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है मुझे भरोसा है भाई स्ट्रेटजी को अच्छे से फॉलो कर रहा होगा, इस स्ट्रेटजी को तुम्हें अच्छे से फॉलो करना ही पड़ेगा मेरे भाई। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आना चाहता था, लेकिन मुझे याद है तुमने क्या कहा था मुझसे कि मैं यहीं रुकूं और अपनी इंटेलिजेंस से तुम्हारी मदद करूं, और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुमने जो मुझ पे भरोसा किया है मैं उसको तोड़ूंगा नहीं। आगे हमारा सीन सी डिफेंस फोर्स के किले पे आता है। उसी किले के ऊपर एक सैनिक उबासिया लेके गार्ड कर रहा होता है, लेकिन अचानक उस सैनिक को सामने की तरफ से धुआं निकलते हुए दिखाया जाता है। तो वो देख के कहता है इसका मतलब सी ड्रैगन फोर्स ने उस जगह पे अटैक किया है, उन्होंने अपने मेन फोर्स से उस जगह अटैक किया है, जल्दी जाओ और उन सबको बचाओ वहाँ पे जाके। आगे हमें सी ड्रैगन फोर्स के सारे सैनिकों को दिखाया जाता है जो वहाँ पे जाने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। जाते जाते सी ड्रैगन फोर्स का कैप्टन अपने मन में सोचता है आखिरकार क्यों गया कहाँ है, और उसके साथ सन और इल भी गायब हैं। फिर हमारा सीन मिसिए पे आता है जिसे कोई कह रहा होता है कि एक अनजान जहाज हमारी तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। फिर हमें उस शिप को दिखाया जाता है जो उन पायरेट्स का शिप होता है। आगे फिर हमें क्योंग और मिसिए को एक ही जगह खड़े हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे क्योंग मिसिए से कह रहा होता है मिसिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, भले ही यहाँ पे कितने ही लोग आ जाए लेकिन उनमें से कोई भी मेरा मैच नहीं रहेगा। ये सुन के मिसिए उसे शर्माते हुए कहती है तुम मेरे इतने ज़्यादा पास क्या कर रहे हो और तुम कैसी बकवास कर रहे हो, मैं हर सिचुएशन के लिए तैयार रहती हूँ, मैं बस आशा करती हूँ कि आप खुद को ही बचा ले बस। ये सुन के क्योंग हंसते हुए कहता है आप काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है मिसिए, आप सच में अब एक यूनगा क्लैन की यंग मिस लगती हैं। ये सुन के मिसिए अपना मुंह फुलाते हुए अपने मन में सोच रही थी ये कमीना मुझे टीस कर रहा है। फिर आगे क्योंग अपनी तलवार को निकालते हुए कहता है मिसिए ना मैं आपसे झूठ बोल रहा था ना कभी मैं मजाक कर रहा था, आप चिंता मत कीजिए, सच में इनमें से मेरा कोई भी मैच नहीं है। आगे वो तीनों एक पोस्ट में खड़े हो जाते हैं और क्यों कहता है मैं उनमें से किसी को भी इस जहाज़ में से किसी को छूने नहीं दूंगा, और आप नीचे मिसिए का रिएक्शन तो देख ही सकते हैं। फिर हमारा सीन उन पायरेट्स पे आता है जो सामने की तरफ स्कार वाला बंदा है वो ब्लैक ड्रैगन शिप का कैप्टन है और इसका नाम सियोंजा गोंग है। आगे वो कैप्टन अपने सारे साथियों से कहता है उनके शिप पे एक साथ अटैक करना और उस यूनगा क्लैन की लड़कियों को छोड़ के बाकी सबको मार देना। वो कैप्टन इतना कहता ही है कि उसे मिसिए के शिप से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलती हुई दिखाई जाती है, वो भी थंडर की। आप लोग इस थंडर की एनर्जी को देख के समझ ही गए होंगे किसकी एनर्जी है। आगे वो कैप्टन उस एनर्जी को देख के अपने मन में सोच रहा है ये एनर्जी क्या है, ये कुछ ज़्यादा ही पावरफुल एनर्जी है। वो कैप्टन इतना कहता ही है कि हमें दिखाया था उस थंडर का हमला उस ब्लैक ड्रैगन शिप पे हो जाता है, जिसकी वजह से उस शिप पूरा तहस नहस हो जाता है। अपने शिप को इतनी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होते हुए देख के वो कैप्टन कहता है व्हाट द हेल, ये किस टाइप की एनर्जी है जो इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। वो इतना कहता ही है कि हमें दिखाया था उस जहाज़ पे कोई लैंड करता है और लैंड करके कहता है मैं शिप को पूरी तरह से एक ही बार में क्रश कर देना चाहता था, लेकिन जबकि ये मेन पायरेट्स की बोट है और इस पर जितने भी है सबके सब मार्शल आर्टिस्ट है, इसकी वजह से मैं इसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। और वो कैप्टन उसको देख के अपने मन में सोचता है क्या ये क्योंग है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है जिसका क्यूआई तो डिस्ट्रॉय हो गया था
और मैंने मूवी में आज से पहले इसके इतना ताकतवर किसी को नहीं देखा। आगे क्योंग उस पायरेट से कहता है, भले ही ये सिर्फ एक बार में डिस्ट्रॉय नहीं हुई, लेकिन तुम लोग मेरे हाथों से जरूर मरोगे। फिर हमें उन तीनों कातिलों को दिखाया जाता है जो उस कैप्टन से कहते हैं, तुम हमारे पीछे आ जाओ, तुम इसका बिल्कुल भी मैच नहीं हो। उन तीनों को देख के क्योंग कहता है, फाइनली तुम एक्सपर्ट्स मेरे सामने आ ही गए। फिर हमारा सीन इल और सन पे आता है, जो सामने की तरफ देखते हुए कह रहे होते, दो शिप हमारी तरफ भी आ रहे हैं। फिर ये सुन के सन कहता है, ठीक है, फिर राइट वाला शिप मेरा है। और फिर इसी के साथ वो दोनों उन दोनों शिप पे अटैक करने के लिए कूद जाते हैं और इल जाते हुए कह रहा होता है, जो इनमें से पहले को मारेगा वो जीत जाएगा। फिर हमारा सीन उन तीन कातलों पे आता है जो क्योंग से कह रहे होते, अच्छा तुम ही हो बेगा क्लैन के यंग मास्टर, लेकिन तुम्हारी किस्मत काफ़ी ज़्यादा खराब है, तुम हम तीन कातिलों से मिल गए। ये सुन के क्योंग बड़े ही स्वैग अंदाज में कहता है, चल बे बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। ये सुन के उस कातिल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जल्दी से क्योंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, कहता है तुम बास्टर्ड कहीं के। इसी के साथ हमारा सीन चेंज होता है। हमारा सीन सी डिफेंस फोर्स पे आता है, जो जहाँ से धुआं निकली वहाँ पहुँचे हुए होते हैं, लेकिन वहाँ जाके देखते हैं तो वहाँ सिर्फ कुछ मछुआरे होते हैं। वो उनसे पूछते हैं, क्या तुमने यहाँ पे किसी पायलट को देखा? ये सुन के वो मछुआरे कहते हैं, नहीं, हमने यहाँ पे किसी पायलट को नहीं देखा। ये सुन के तो उन सबके तोते ही उड़ जाते हैं। फिर एक सैनिक सी डिफेंस फोर्स के कैप्टन के पास आके कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है, यहाँ कोई नहीं है, लेकिन हमें यहीं से सिग्नल मिला था कि यहाँ पे पायरेट्स ने अटैक किया है। ये सुन के वो कैप्टन अपने मन में कुछ सोचने लगता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है। हमारा सीन मुंह पे आता है, जो एक मैप को खोले हुए होता है टेबल पे, और अपने मन में सोच रहा है, मुझे पता है सी डिफेंस फोर्स अभी क्या सोच रही होगी। फिर वो मैप में एक जगह मार्क करते हुए कहता है, मुझे पता था उनके साथ ऐसा कुछ जरूर होगा, लेकिन ये भी हमारे एक प्लान का हिस्सा है। इसी के साथ हमारा सीन चेंज होता है। हमें सी डिफेंस फोर्स के कैप्टन ही पे आता है, जो अपने मन में सोच रहा है, हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिली है तो हमें गलत इन्फॉर्मेशन देने वाला और कोई नहीं, वही पायरेट्स होंगे, लेकिन क्यों? फिर उसे कुछ समझ में आता है। वो कहता है, वेट अ मिनट, हमारे साथ प्रैंक हो गया है। फिर वो जल्दी से अपने सारे साथियों से कहता है, हमारे शिप को जल्दी से यूनगा क्लैन शिप की तरफ इमीडिएटली मोड़ो, हमें बेवकूफ़ बनाया गया है। ये सुन के वो सारे सैनिक कहते हैं, ठीक है। आगे वो अपने मन में सोच रहा है, मैं एक स्टूपिड हूँ, मैं उन पायरेट्स के द्वारा कैसे बेवकूफ़ बन सकता हूँ। यही कहने के साथ वो अपने सारे साथियों से कहता है, जल्दी से हमारे शिप को यूनगा क्लैन के शिप की तरफ मोड़ो। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगते हैं, उनके सामने पायरेट्स का रेड ड्रैगन शिप आ जाता है। फिर हमारा सीन मुंह पे आता है, जो अपने मन में सोच रहा होता है, अभी तक तो उन पायरेट्स को कैप्टन के साथ मिल जाना चाहिए था, मुझे पहले से ही पता था कि वो पायरेट अगला चाल क्या चलेंगे, इसलिए जहाँ पे वो अटैक करने वाले थे मैंने पहले ही वहाँ पे एक सिग्नल दे दिया था, जिसकी वजह से उन पायरेट्स के अटैक करने से पहले ही सी डिफेंस फोर्स वहाँ पहुँच गई, और अभी तक तो उन दोनों एक दूसरे के सामने भी आ गए होंगे। अब यही हमारा चांस है जीतने का। फिर हमारा सीन उन पायरेट्स पे आता है, जो सी डिफेंस फोर्स को वो अचानक वहाँ पे देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, और उस रेड ड्रैगन शिप का कैप्टन अपने मन में सोच रहा होता है, इन लोग पहले ही यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारा प्लान तो स्नेक अटैक करने का था, जिसकी वजह से इनका ध्यान हमारी तरफ आ जाता और हमारे दूसरे जो साथी है वो यूनगा क्लैन के शिप को बड़ी आसानी से लूट लेते हैं। लेकिन इन लोग हमारे अटैक करने से पहले यहाँ पे कैसे आ गए? क्या इन्हें हमारे प्लान के बारे में पता चल गया है? फिर हमें कैप्टन को दिखाया जाता है, जो उन पायरेट्स को अचानक यहाँ पे देखिए उनकी भी थोड़ी सी फट जाती है। कैप्टन के बाजू वाला बंदा कैप्टन से कहता है, कैप्टन ये पायरेट्स अचानक यहाँ पे कहाँ से आ गए? ये सुन के कैप्टन कहता है, मुझे कैसे पता होगा? फिर आगे कैप्टन अपने अंदर थोड़ी हिम्मत लाते हैं और अपने सारे साथियों से कहते हैं, अगर ये पायरेट्स यहाँ पे आ ही गए हैं तो हम इन्हें यहाँ से ऐसे ही नहीं जाने देंगे, आज इन पायरेट्स का किस्सा आज हम यहीं खत्म कर देंगे। इसी के साथ वो अपने सारे साथियों से कहते हैं, जल्दी से इमीडिएटली हमारे शिप को उनके शिप की तरफ मोड़ो और उनको पकड़ो। ये सुनते ही उस शिप पे जितने भी लोग होते हैं उस शिप को उन पायरेट की शिप की तरफ मोड़ने लगते हैं। ऐसे सी डिफेंस फोर्स के कैप्टन को अपनी तरफ इतनी तेजी से आते हुए देख के उन पायरेट्स की भी फट जाती है। उन पायरेट्स का लीडर अपने सारे साथियों से कहता है, जल्दी से यहाँ से रिट्रीट करो, इमीडिएटली हमारे शिप को यहाँ से लेके चलो। ये सुन के एक पायरेट अपने लीडर से कहता है, लीडर हम अपनी शिप को मोड़ नहीं पा रहे हैं, हमारा शिप फिशरमैन के जाल में फंस गया है, हम अपनी शिप को मूव नहीं कर पा रहे हैं। ये सुन के उन पायरेट्स के लीडर की और फट जाती है। वो कहता है, डैम इट, इन लोग ने हमें पकड़ने के लिए यहाँ पे जाल बिछा कर रखा है, इन्होंने जितनी तैयारी करके रखी है वो देख के लगता है इन्हें पहले से हमारे प्लान के बारे में पता है, इसलिए अब हमें फाइट करना ही पड़ेगा, अब हमारे पास फाइट करने के अलावा कोई चारा नहीं है। फिर हमारा सीन उन कातिलों पे आता है, जिसमें से एक कातिल क्युआंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा हुआ होता है, लेकिन क्युआंग उसके अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और उस कातिल से कहता है, क्या तुम इस वीक अटैक से मुझे मारना चाहते हो? इतना कहने के साथ ही वो अपनी तलवार को चलाता है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है
क्युआंग की तलवार उस कातिल के गले के आर पार होती है और क्युआंग उसे कहता है, मैंने कहा था ना अपने बाप को बेच, तेरे बस की बात नहीं। अपने भाई को बस एक ही मूव में मरते हुए देख के वो किलर भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर क्युआंग अपने सामने से उस मरे हुए किलर को फेंकते हुए वो दो बचे हुए किलर से कहता है, अब तुम दोनों में से कौन सबसे पहले मरना चाहेगा। ये सुन के उन किलर में से एक किलर अपने मन में सोच रहा होता है, ये कोई आम सा लड़का नहीं है, ये सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेरा भाई जो मर्डर करने में इतना ज़्यादा एक्सपर्ट था, बस उसे उसने एक ही मूव में मार दिया, ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। वो किलर ये सब सोच ही रहा होता है कि उसके साइड वाले किलर को बड़ी चुल उखड़ी रहती है। वो क्युआंग पे अटैक करते हुए कहता है, तुम बास्टर्ड कहेंगे, तुम आज मेरे हाथों से यही मरोगे। उस किलर को ऐसे अटैक करते हुए देख के वो दूसरा किलर उस किलर से कहता है, यंग ब्रदर तुम उस पर अटैक मत करो, वो सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर तुमने उससे लड़ा तो तुम भी मारे जाओगे। लेकिन वो किलर उस किलर की बातों को इग्नोर कर देता है और क्युआंग पे अटैक करते हुए कहता है, तुम बास्टर्ड, तुम अब मेरे घोस्ट पाम का मजा चखो। मैंने आज तक अपने घोस्ट पाम का जिस पे भी यूज़ किया है उसमें से आज तक कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाया है, तुम भी आज मेरे घोस्ट पाम से यही मरोगे। ये सुन के क्युआंग उसे एक स्माइल देता है और उसे कहता है, क्या तुम इस वीक अटैक से मुझे डराना चाहते हो। यही कहने के साथ वो अपनी स्वॉर्ड से उस अटैक को बीच में से ही काट देता है। ये देख के तो किलर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो घबराते हुए कह रहा होता है, ये इम्पॉसिबल है, उसने मेरे अटैक को इतनी आसानी से काट दिया। लेकिन वो किलर आगे कुछ कर पाता उससे पहले ही क्युआंग बड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और उसे सेंटर से ही काट देता है। ये देख के उस तीसरे किलर से भी रहा नहीं जाता है, उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, तुम बास्टर्ड कहीं के, तुमने मेरे दोनों भाइयों को मार दिया, आज मैं तुम्हारे बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यही कहने के साथ वो किलर अपने पंचेस से क्युआंग के ऊपर अटैक करता है। ये देख के क्युआंग भी अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करता है और फिर अगले ही सीन में हमें किसी का ब्लड निकलते हुए दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है वो ब्लड किसी और का नहीं, उस किलर का होता है, क्योंकि क्युआंग की तलवार उसके सीने के आर पार हो गई होती है। फिर वो किलर मरने लगता है। वो मरते मरते कह रहा होता है, ये कैसे हो सकता है, एक बच्चे ने मुझे हरा दिया, मैं एक बच्चे के हाथों मर रहा हूँ, ये नामुमकिन है। यही कहते कहते वो मर जाता है। ये देख के तो उस ब्लैक ड्रैगन शिप के कैप्टन की फट जाती है। वो कहता है, ये नामुमकिन है, इसने 3 कातिलों को बस अकेले ही हरा दिया, वो भी इतनी आसानी से। ये कोई इंसान नहीं हो सकता है, ये पक्का कोई मॉन्स्टर है। लेकिन मेरे पास ये सब सोचने का टाइम नहीं है, पहले मुझे खुद की जान बचानी होगी, मुझे पहले यहाँ से भागना होगा। यही कहने के साथ वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन उस कैप्टन के भागने से पहले ही क्युआंग उसे जल्दी से पकड़ लेता है और उसे कहता है, तुम कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो। यही कहने के साथ क्युआंग उस शिप के कैप्टन को उस किनारे पे लटका देता है और उसे कहता है, अगर तुम भागना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारे हाथ पर काट देता हूँ, फिर इस पानी में फेंक देता हूँ। ये सुन के तो उस कैप्टन की पूरी तरह से फट जाती है। वो कहता है, नहीं नहीं, मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना है। फिर हमारा सीन मिस ये पे आता है, जो ये सब देख के अपने मन में सोच रही होती है, ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, यंग मास्टर क्युआंग सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। उन्होंने अकेले ही उन 3 कातिलों को भी हरा दिया और यहीं तक नहीं, उन्होंने ब्लैक ड्रैगन शिप के कैप्टन को भी बंदी बना लिया। यंग मास्टर सच में पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन गए हैं और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग भी हो गए हैं। उन्हें देख के तो ऐसा लगता है वो कोई अलग ही पर्सन बन गए हैं। फिर हमारा सीन उस रेड ड्रैगन शिप पे आता है जो वहाँ से भाग रही होती है और उस जगह की हालत देख के लग रहा होता है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घमासान युद्ध हुआ है। फिर हमें सी डिफेंस फोर्स का शिप दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बंदा कैप्टन से कह रहा होता है, कैप्टन वो यहाँ से भाग रहे हैं, क्या हमें उनका पीछा करना चाहिए। ये सुन के कैप्टन कहता, नहीं, ये अभी के लिए काफ़ी है, पहले हमें यहाँ से मछुआरों को रेस्क्यू करना होगा, जल्दी से मछुआरों को रेस्क्यू करना चालू करो। ये सुन के वो बंदा कहता है, ठीक है मास्टर। आगे कैप्टन अपने मन में सोचे होते हैं, हम एक अम्बुश से बच गए, अगर हमें वो सिग्नल नहीं मिला होता तो हम पे अम्बुश हो सकता था। और यहाँ पे उन पायरेट्स के 2 सबसे खतरनाक शिप में से एक शिप आई थी जो रेड ड्रैगन शिप है, जिसे हम बिना किसी की जान खोए हरा पाए। सच में ये काफ़ी बड़ा मिरेकल है। फिर वो आगे अपने सारे साथियों से कहते हैं, अगर मछुआरों को रेस्क्यू करना हो गया तो जल्दी से हमारे शिप को इमीडिएटली यूनका क्लैन की शिप की तरफ मोड़ दो। ये सुन के वो सिपाही कहता है, ठीक है कैप्टन। इसी के साथ कैप्टन अपने मन में सोच रहे होते हैं कि मुझे ऐसा फीलिंग क्यों आ रहा है कि ये कोई मिरेकल या कोइंसिडेंस नहीं है, ये किसी का प्लान है पूरा। किसी ने प्लान करके हमें उस सिग्नल दिया था जिसकी वजह से हम पायरेट से पहले ही यहाँ पे पहुँच गए थे। लेकिन कुछ भी हो, हम एक अम्बुश से बच गए और हम रेड ड्रैगन शिप को हरा पाए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर हमारा सीन उन पायरेट्स के लीडर पे आता है जिसे ये न्यूज़ मिलती है कि उसके सारे साथी हार गए। ये सुन के वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, उन बेवकूफ़ों को यूनका क्लैन ने हरा दिया, ये कैसे हो सकता है। वहाँ पे एक और बंदा होता है जो लीडर से कह रहा होता है, लीडर यहीं तक नहीं, हमने जो किलर भेजे थे उसे यूनका क्लैन के यंग मास्टर ने मार दिया और ब्लैक ड्रैगन शिप के कैप्टन को अपने पास बंदी बना लिया है। ये सुन के तो पायरेट्स का लीडर एकदम बौखला जाता है। वो कहता है, डैम इट, वो किलर एक बच्चे से हार गए जिसने कुछ महीने पहले ही अपना क्यूआई ठीक किया है, ऐसा कैसे हो सकता है। अब मैं खुद रेड ड्रैगन शिप के ट्रूप्स को लीड करूंगा
और यूनगा क्लैन पे अटैक करूंगा, वो भी अभी। ये सुन के वो सामने वाला बंदा कहता है माफ़ कीजिएगा लीडर, लेकिन रेड ड्रैगन शिप को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है लड़ाई में और उनके ट्रूप्स भी काफ़ी ज़्यादा जख्मी हैं, इसलिए हम अभी यूनगा क्लैन पे अटैक नहीं कर सकते हैं। ये सुनते ही उन पायरेट्स का लीडर पीछे की तरफ मुड़ जाता है, कहता है ठीक है, ऐसे भी मैं इन पायरेट्स का लीडर हूँ, मुझे शांत रहना होगा। ये सुन के वो सामने वाला बंदा कहता है आपने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया मास्टर। फिर वो पायरेट्स का लीडर उस बंदे से कहता है लेकिन सबको बता दो, जब तक ये मामला शांत नहीं होता है इस आइलैंड को छोड़ के कोई नहीं जाएगा और वो कुछ नहीं करेंगे। और रही सी ड्रैगन फोर्स आइलैंड की बात, तो यहाँ पे मेरे से बिना पूछे कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, इसलिए सबको बता दो इस आइलैंड को छोड़ के कोई कहीं नहीं जाएगा। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हमारा सीन मिसिए और क्युआंग पे आता है, जहाँ पे क्युआंग मिसिए से कह रहा होता है मिसिए आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया और आपका शुक्रिया, आपने हमारी स्ट्रेटजी को ज्वाइन किया। ये सुन के मिसिए कहती है यंग मास्टर आपको थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आप पे कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि आपने ही एक हम पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। ये सुन के क्युआंग कहता है तो क्या आप मेरे पे एक फेवर कर सकती हैं। ये सुन के मिसिए कहती है हाँ यंग मास्टर आप बताइए तो आपको क्या चाहिए, मैं आपको अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ। अगर मिसिए आपको ऐसा बोले तो आप लोग क्या मांगोगे प्लीज़ कमेंट में बताइए। ये सुन के क्युआंग कहता है मिसिए ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मुझे बस एक स्मॉल शिप चाहिए, मैं सी ड्रैगन फोर्स के बेस पे जाना चाहता हूँ। ये सुन के मिसिए काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, वो कहती है यंग मास्टर क्या सच में आप वहाँ पे जाना चाहते हैं। ये सुन के क्युआंग कहता है हाँ मिसिए मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ। फिर हमारा सीन कुछ देर बाद दिखाया जाता है, जहाँ पे मिसिए कैप्टन से बता रहे होते ही यंग मास्टर क्युआंग और सी डिफेंस फोर्स के 2 मेंबर और थे, जिन्होंने मिलके पूरे ब्लैक ड्रैगन शिप को वाइप आउट कर दिया, जितने भी यूनगा क्लैन के ऊपर अटैक करने के लिए सिपाही हुए थे। ये सुन के कैप्टन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, वो कहते हैं मिसिए क्या आप सच तो कह रही है ना। ये सुन के मिसिए कैप्टन से कहती है जैसा कि आप साइड में देख ही सकते हैं, हमने कुछ ब्लैक ड्रैगन शिप के मेंबर को अरेस्ट किया है और हमने ब्लैक ड्रैगन शिप के कैप्टन को भी अरेस्ट किया है। ये सब सुन के तो कैप्टन और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, वो मिसिए को पकड़ते हुए कहते हैं कि आप सच में यंग मास्टर क्युआंग और इल और सन की ही बात कर रही हैं। ये सुन के मिसिए उन्हें कहती है हाँ मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। ये सुनने के बाद कैप्टन अपने चारों तरफ देखते हुए अपने मन में सोचे होते हैं मैं उनकी एक शिप हराने में हमारी पूरी सेना लग गई और इन्होंने बस 3 बंदे मिल के उनके ब्लैक ड्रैगन शिप को हरा दिया। यहीं तक नहीं, यंग मास्टर क्युआंग ने अकेले उन 3 कातिलों को भी हरा दिया। सच में ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है मेरे लिए। फिर आगे कैप्टन मिसिए से कहते हैं फिर उन लोग कहाँ पे हैं अभी। ये सुन के मिसिए कहती है यंग मास्टर क्युआंग और उनके साथ जो वॉरियर थे उन्होंने ब्लैक ड्रैगन शिप के कैप्टन को लिया और यहाँ से चले गए। और यंग मास्टर क्युआंग यहाँ से जाने से पहले मुझे एक बात बोल के गए कि अगर सी डिफेंस फोर्स यहाँ आती है तो मैं उन्हें एक मैसेज दे दूँ। और इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नहीं आया फिर भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।